हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे कि जो भी मैंने लास्ट में डिस्कशन किया था कि व्हाट इज द फुल स्टैक डेवलपमेंट, व्हाट डेवऑप्स, एंड उस पर्टिकुलरली फुल स्टैक डेवलपमेंट और डेवऑप्स स्ट्रेटेजी का यूज़ करके हम रियल टाइम प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे, तो उसका कुछ मैंने रोड मैप डिस्कस किया था। अभी मैं एक जस्ट ब्रीफ एक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। जैसा कि हम लोग काम करने वाले हैं, जो भी हमारा इम्प्लीमेंटेड करते करते, लर्न करते करते प्रोजेक्ट या जो भी हमारा वर्क क्रिएट होगा विद द हेल्प ऑफ फुल स्टैक डेवलपमेंट एंड डेवऑप्स की हेल्प से उसको ओवरऑल हमको जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना है या जो भी हम लर्न करेंगे, तो इसे रियल टाइम में वो कैसे यूज़ होता है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ओवरऑल एज ए फुल स्टैक डेवलपमेंट में हम हमारे पास में टेक्नोलॉजी जो होती है वो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी होती है, और साथ में कुछ बैक एंड टेक्नोलॉजी होती है जिसकी हेल्प से हम लोग फ्रंट एंड पर काम करते हैं, जिस पे हम लोग हमारे यूज़र इंटरफेस क्रिएट करते हैं। यहाँ से हमारा क्या होता है कि यूज़र इंटरेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ एनी क्लाइंट सॉफ्टवेयर लाइक ब्राउज़र। तो इसे फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी पे हम काम करते तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, एंगुलर, रिएक्ट, कोई हम लोग एज ए वेब टेक्नोलॉजी या फ्रेमवर्क की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, फ्रंट एंड क्रिएट करते हैं जिससे कि यूज़र इंटरेक्ट करता है। बैक एंड में हम लोग जावा का डेवलपमेंट देखने वाले हैं, तो हम लोग जावा बेस्ड बैक एंड डेवलपमेंट करेंगे। तो जावा बेस्ड जावा की लैंग्वेज है सर्वलेट, JDBC, जिसकी हेल्प से हम लोग डेटाबेस से कनेक्ट होते हैं, या कोई ORM टूल है लाइक हाइबरनेट, या अब हमारा स्प्रिंग फ्रेमवर्क, स्प्रिंग बूट, ये सब एडवांस फ्रेमवर्क है। स्प्रिंग स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग क्लाउड, विथ माइक्रो सर्विसेज, ये एक तरीके के फ्रेमवर्क है। तो एज ए डेवलपमेंट लेवल पे हमको फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी एज वेल एज बैक एंड टेक्नोलॉजी एंड फ्रेमवर्क, एंड सिमिलरली कोई भी डेटाबेस है या हम लोग कोई SQL बेस्ड, स्ट्रक्चर बेस्ड डेटाबेस यूज करें, ओरेकल, MySQL और MongoDB। MongoDB is not a structured, नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस, बट एज ए डेवलपर हम काम कर रहे होते हैं, तो हम लोग इन्हीं चीज़ों पे फ्रंट पे काम कर रहे होते हैं, एज ए फ्रंट एंड डेवलपमेंट एज वेल एज ए बैक एंड डेवलपमेंट एज वेल एज ए डेटाबेस साइट। तो इन टेक्नोलॉजी का की हेल्प से हम कोई चीज पहले टेक्नोलॉजी लर्न करते हैं, फिर इस टेक्नोलॉजी को देखते हैं कि हम रियल टाइम में कैसे यूज़ करते हैं। तो पर्टिकुलरली इस टेक्नोलॉजी को हम लोग लर्न करने के बाद जब हम लोग किसी प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करते हैं या रियल टाइम इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो क्या होता है कि किसी भी टेक्नोलॉजी लर्न करना और उसको प्रोजेक्ट में काम करने में डिफरेंस है। तो हम जब टेक्नोलॉजी लर्न करते हैं, तो हमको उसको प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करना होता है, प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट करना होता है। अब प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करने के लिए यदि हम टेक्निकली बात करें, तो हम लोग IDE का हेल्प लेते हैं। जैसे कि जावा बेस्ड IDE है हमारे पास में, एक्लिप्स, स्प्रिंग टूल सूट, ये क्या है, जावा बेस्ड IDE है। सिमिलरली वेब टेक्नोलॉजी के लिए हम लोग कोई IDE लेते हैं, तो हम लोग किसी भी टेक्स्ट में, या मैं अभी रिकमेंड करूंगा कि हमको
विजुअल स्टूडियो कोड पे काम करना है। तो एनी हाउ ये आईडी हमको पहले से इंस्टॉलेशन कर लेना है और इसी में हमारा वेब बेस्ड प्रोजेक्ट या हमारा बैकएंड टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट इसी में क्रिएट करेंगे। और अकॉर्डिंगली अभी एक और आईडी है मार्केट में जिसको जावा बेस्ड टेक्नोलॉजी के लिए इंटेल ये भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आजकल इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ हो रहा है ये। तो कोई से भी आईडी यूज़ करो, इट डजेंट मैटर। अब हमारा जो एप्लीकेशन होता है हम इस पर्टिकुलरली एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं इस आईडी पे। और इस आईडी की हेल्प से एप्लीकेशन क्रिएट करने के बाद में हम लोग हमारे कोड को किसी एक प्लेस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एज ए रिपोस्ट्री, सोर्स कोड मैनेजमेंट रिपोस्ट्री। वहाँ पर हम लोग हमारे कोड को प्लेस कर देते हैं और वो प्लेस करने के बाद में और प्लेस होने के बाद में आगे क्या होता है, तो एज ए डेवऑप्स इंजीनियर की ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आज के टाइम में जो कि बड़ी इंडस्ट्री है उनके पास में एक डेवलपमेंट टीम है और एक डेवऑप्स टीम है। तो जो ऑपरेशनल वर्क होता है, ऑपरेशनल वर्क मीन्स जो भी उस सोर्स कोड को उठा के किसी एनवायरनमेंट में इंटीग्रेट करना है। और बहुत सारे एनवायरनमेंट होते हैं हमारे एप्लीकेशन के लिए। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए एनवायरनमेंट है, एसआईटी एनवायरनमेंट है, क्लाइंट के लिए यूएटी एनवायरनमेंट है, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है। मैं और डिस्कस करूंगा फ्यूचर में। तो काफ़ी सारे एनवायरनमेंट होते हैं। तो इस पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट को आगे सर्वर पर डिप्लॉय करने के लिए या हमारे कस्टमर को या यूज़र को या क्वालिटी एश्योरेंस या टीम को हमको हमारा जो प्रोजेक्ट है उनको शो होना चाहिए सर्वर से। तो उसके लिए पर्टिकुलरली टीम होती है, पर्सन्स होते हैं जो उस पर काम करते हैं। तो वैसे वो डेवलप्स इंजीनियर होते हैं एज वेल एज जो भी सोर्स कोड का डेवलपमेंट करते हैं वो एज ए डेवलपर होते हैं। तो पर्टिकुलरली जब हम लोग डेवलपमेंट फील्ड में हैं तो हमको इस टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, बैक एंड टेक्नोलॉजी एंड डेटाबेसेस। तो पर्टिकुलरली इन टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। लेट से हम कोई किसी तरीके का कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ये हमारा पर्टिकुलरली एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में तो हम लोग किसी भी आईडी की हेल्प से कोई वेब प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं या कोई एज ए जावा बेस्ड प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो जब हम लोग लर्न कर रहे होते हैं तो हमारे प्रोजेक्ट इज लर्निंग वे में होते हैं। लाइक हम लोग कोई स्टूडेंट मैनेजमेंट या लाइब्रेरी इस तरीके के प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। बट रियल टाइम प्रोजेक्ट ऐसे नहीं होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती है रियल टाइम प्रोजेक्ट के लिए। डोमेन नॉलेज, फिर रिक्वायरमेंट गैदरिंग कैसा होता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने के कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो हमको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। फिर उसको हम लोग किसी बिजनेस प्रोसेस में लाइक अजाइल मेथोडोलॉजी में हम लोग उस पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद में एज ए डेवलपर को काम असाइन होता है और वो पर्टिकुलरली उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता है। और ऐसा नहीं है कि एंटायर प्रोजेक्ट किसी एक डेवलपर के हाथ में है। वो प्रोजेक्ट के छोटे छोटे मॉड्यूल बनते हैं और पर्टिकुलरली किसी मॉड्यूल पे हम एज ए डेवलपर एज ए वर्क करते हैं। तो अभी हम डेवलपमेंट कैसे करते हैं वो डिफरेंट थिंग है, मैं एक्सप्लेन करूंगा ये। बट अभी हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास में एक ये प्रोजेक्ट है। अब ये प्रोजेक्ट जो भी क्रिएट हुआ है उस पे जो भी सोर्स कोड है ये हमारी किसी लोकेशन पे जिसको हम लोग बोलते हैं एज ए रिपोस्ट्री, वहाँ पर ये प्लेस है ये। तो ये प्रोजेक्ट यहाँ पर प्लेस है। अब ये प्रोजेक्ट को आगे क्या करना है, तो वो इस पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट को उठा के आगे उसका बिल्ड क्रिएट करना है या उसको सर्वर पर डिप्लॉय करना है या उसको पर्टिकुलरली कौन से एनवायरनमेंट में इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट जो है वो एज ए आगे एज ए किसी भी एनवायरनमेंट में लाइक क्यू एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट या यूएटी एनवायरनमेंट में जो उसको इंटीग्रेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डेवऑप्स इंजीनियर की है।
तो डेवऑप्स इंजीनियर आज के रोल में ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पर बेसिकली जो प्रोजेक्ट का स्केल है वो चेंज हो चुका है। पहले के जो एप्लीकेशन होते थे वो ऐसे मोनोलिथिक एप्लीकेशन होते थे। अभी की एप्लीकेशन है वो एज ए माइक्रो सर्विसेज टाइप के एप्लीकेशन में एप्लीकेशन क्रिएट हो रहे हैं या उसमें कन्वर्ट हो रहे हैं। तो किस 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 टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं हम लोग उसकी फ्यूचर में बात करेंगे। मैं जस्ट अभी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि इसमें हमको ये देखना है कि एज ए डेवलपर एज ए डेवऑप्स का ओवरऑल आर्किटेक्ट क्या होता है या ओवरऑल चीज़ें क्या हैं जो कि हम लोग इस पर्टिकुलरली प्लेलिस्ट में देखेंगे। ये हमारे पास में एक ये प्रोजेक्ट है। अब अब ये प्रोजेक्ट किसी भी टाइप का हो तो बेसिकली क्या होता है कि नॉट ओनली फॉर जावा एनी टेक्नोलॉजी इवन डॉट नेट पीएचपी किसी भी टाइप का प्रोजेक्ट है। तो जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो प्रोजेक्ट हमको क्या होता है कि लेयर्स के फॉर्मेट में थिंक करना पड़ता है पहले। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसके अंदर के फोल्डर पैकेज फोल्डर ये सब क्रिएट करते हैं। ये हम देखते हैं जब हम लोग ऐसे लर्न करते हैं पैकेज क्या होते हैं पर्टिकुलरली, और आर्काइव क्या है, पैकेजिंग क्या है, जार फाइल क्या है, आर्टिफैक्ट क्या है, वॉर फाइल क्या है। तो पर्टिकुलरली कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट होता है तो किसी ना किसी स्ट्रक्चर फॉर्मेट में वो क्रिएट होता है। तो बेसिकली कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं डेवलपर को लेयर के फॉर्मेट में सोचना पड़ता है। तो मैं इसे हाई लेवल राइट कर रहा हूँ। जब डेवलपमेंट करेंगे जब अच्छे से क्लियर होगा कि ये मैं क्या कहने में ये। तो यदि तुम एज ए फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो तो तुमको जब तुम एज ए डेवलपर इंडस्ट्री में काम करते हो तो तुमको एक अलग मेच्योरिटी के साथ में काम करना पड़ता है। जस्ट लर्निंग द सब्जेक्ट, लर्निंग द लैंग्वेजेस एंड फ्रेमवर्क, यू कांट वर्क डायरेक्टली इन द इंडस्ट्री। काफ़ी सारी चीज़ें होती है जब हम लोग काम कर रहे होते हैं। ये तो हम लोग किसी भी टाइप का ओवरऑल जब भी कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं तो हमको बेसिकली लेयर्स के फॉर्मेट में सोचना पड़ता है। तो पर्टिकुलरली किसी प्रोजेक्ट में हम लोग ऐसा सेपरेट कर सकते हैं एज ए प्रेजेंटेशन लेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए डेवलपर पर्सपेक्टिव। एज ए प्रेजेंटेशन लेयर, एज ए बिजनेस लेयर, एज अवर persistence लेयर। तो ये तीन लेयर किसी न किसी भी प्रोजेक्ट में हमेशा हमको पहले थिंक करना है। इसके बाद में हमको प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चर्ड करना है और स्ट्रक्चर्ड करने के बाद में हम लोग हमारा काम करते हैं। इससे कि हमारा जो कोड होता है वो नीट एंड क्लीन होता है। तो कितना भी हम लोग लैंग्वेज राइट कर ले जब तक कि हम लोग प्रॉपर तरीके से कोडिंग नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से हम लोग कुछ प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हमारा जो डेवलपमेंट एज अ रोल है तो हम अच्छे या डेवलपर नहीं होते जब तक हम लोग सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं कर। जब हम लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो काफ़ी चीज़ें हमको एज ए डेवलपर फॉलो करना पड़ती है। काफ़ी इंस्ट्रक्शन मिलते हैं पहले से सोर्स कोड राइट करने के, और उससे क्या रूल्स रेगुलेशन है कैसे तुमको फॉर्मेट करना है कोड को। काफ़ी चीज़ें पहले से ही एज ए कोई टीम ज्वाइन करते हो तो ये हमको एज ए डेवलपर पहले से बताई जाती है कि हमारे सोर्स कोड राइट करने के, सोर्स कोड मैनेजमेंट के क्या क्या रूल है। ये तो तुम कितना भी लर्न कर लो आफ्टर द ज्वाइनिंग एनी इंडस्ट्री तुमको कुछ रूल्स रेगुलेशन से अपना कोड राइट करना है। तो पर्टिकुलरली जब भी हम लोग कोई कोड राइट करें तो हमको एज ए लेयर के फॉर्मेट में सोचना है। आइदर इट वुड बी परसिस्टेंस लेयर, बिजनेस लेयर और परसिस्टेंस अवर प्रेजेंटेशन लेयर। इसके अलावा एक और लेयर है जिसको कि हम लोग बोलते हैं एज ए इंटीग्रेशन लेयर। ये लेयर जब रोल में आती है जब हम एज ए पर्टिकुलरली किसी ना किसी वेब सर्विसेज पर काम कर रहे होते हैं तो ये एडिशनल लेयर और यूज होती है। तो पर्टिकुलरली क्या होता है कि जब हम लोग
एप्लीकेशन पे काम करते हैं, तो हमारा एप्लीकेशन कुछ सॉफ्टवेयर से या थर्ड पार्टी, एक तरीके से तुम बोल सकते हो कि सर्वर से या सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट भी करता है। ऐसा नहीं कि हमारा एप्लीकेशन है तो हमारा एप्लीकेशन सिर्फ हमारी सर्वर पर है। हमारा एप्लीकेशन हो सकता है किसी और सर्वर से इंटरेक्ट कर रहा हो, या किसी और पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट से कम्युनिकेट कर रहा हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं एक एप्लीकेशन क्रिएट करते समय ये। तो किस पर्टिकुलरली हमारे एप्लीकेशन में जो भी हमारा सोर्स कोड रिटर्न है, तो बेस्ड ऑन द सोर्स कोड हम सबसे पहले उसको लेयरिंग करते हैं। लेयरिंग में क्या होती है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे कि हमारा जो प्रेजेंटेशन लेयर है, तो प्रेजेंटेशन लेयर हमेशा कम्युनिकेट करता है तुम्हारी वेब टेक्नोलॉजी से। तो प्रेजेंटेशन लेयर हमेशा हमारा कम्युनिकेट करेगा वेब टेक्नोलॉजी से या क्लाइंट से। तो ऐसे पर्टिकुलर जो कंटेंट है हमको, वो हमारा ऐसे परसिस्टेंस लेयर का पार्ट होगा विथ इन द प्रोजेक्ट। तो फॉर एग्जांपल के लिए यदि हमारे प्रोजेक्ट में यदि कोई वेब टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लाइक कोई HTML CSS जावा स्क्रिप्ट शॉर्टकट में राइट कर रहा हूँ, तो इस तरीके से जावा बेस्ड जो कंट्रोलर होते हैं, MVC आर्किटेक्चर पे हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं वेब प्रोजेक्ट, तो पर्टिकुलरली कंट्रोलर्स होते हैं। तो इस केस में हम लोग उसको बोलेंगे ये एज ए प्रेजेंटेशन लेयर का पार्ट है। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, जब हम लोग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी सब साथ में यूज़ करते हैं। तो यदि तुम एज ए फुल स्टैक डेवलपर हो तो तुमको बहुत लार्ज स्केल पे सोचना है। वी कांट थिंक लाइक एज ए बैकएंड और एनी फ्रंट एंड। हमको सारे डायरेक्शन में थिंक करना पड़ता है, एज ए एंड यूजर पर्सपेक्टिव से भी, एज ए बैकएंड पर्सपेक्टिव से भी, एज ए डेटाबेस पर्सपेक्टिव से भी। तो फुल स्टैक डेवलपमेंट बेसिकली थिंकिंग है। हमारा थिंकिंग पावर काफ़ी अच्छा होना चाहिए जब हम लोग एज ए फुल स्टैक डेवलपमेंट किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। तो पर्टिकुलरली एज ए प्रेजेंटेशन लेयर तुम बोल सकते हो कि हम लोग ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारी एंड यूजर से इंटरेक्ट करने वाली है, तो ऐसे काम को हम लोग ऐसे प्रेजेंटेशन लेयर में माइंड में विजुलाइज करते हैं। प्रोजेक्ट में तो जो भी हमारा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर जो भी क्रिएट होता है, तो उसमें पैकेजिंग होगी इंटरनली। जो भी प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर में क्या होगी, इंटरनली हमारी पैकेजिंग होगी। बट हमको जो माइंड में थिंक करना है वो सिर्फ प्रेजेंटेशन लेयर, बिजनेस लेयर के फॉर्मेट में करना है। अब ऐसे हम लोग देखें तो हमारा जो परसिस्टेंस लेयर होता है वो हमारे डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है। तो डेटाबेस से इंटरेक्ट करने का काम और डेटाबेस रिलेटेड इंटरेक्शन करवाने की जो भी टेक्नोलॉजी लाइक JDBC, कोई ORM बेस्ड टेक्नोलॉजी, हाइबरनेट, या कोई स्प्रिंग का मॉड्यूल है लाइक स्प्रिंग JDBC या स्प्रिंग ORM। तो ऐसा कोई भी टेक्नोलॉजी को हम लोग जो प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं तो हम लोग माइंड में सोचते हैं कि हमारे परसिस्टेंस लेयर का पार्ट है। तो उससे रिलेटेड जो भी काम होगा हम लोग कहाँ कंसिडर करेंगे, सिर्फ परसिस्टेंस लेयर में करेंगे, उसको थिंक करेंगे माइंड में। बेस्ड ऑन दैट हम हमारी पैकेजिंग करेंगे, जो भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, लेकिन हमारे माइंड में वो एज परसिस्टेंस लेयर का पार्ट है। और बिजनेस लेयर में हम जो भी अपने पर्टिकुलरली हमारे जो लॉजिक है या कोई किसी भी तरीके का इंटीग्रेशन है, वो हम लोग ऐसे बिजनेस लेयर में कंसिडर करते हैं। तो वो किसी भी तरीके का कोई बिजनेस लॉजिक है या किसी भी तरीके का हम लोग इंटरेक्शन कर रहे हैं, लाइक मेलिंग सर्वर, मैसेजिंग सर्वर, और कुछ जनरेट कर रहे हैं, या कुछ किसी यूटिलिटी से हम लोग कुछ पर्टिकुलरली कुछ डॉक्यूमेंटेशन PDF जनरेशन इस तरह के काम कर रहे हैं, तो वो बिजनेस लेयर का पार्ट हो गए। तो पर्टिकुलरली ऐसे जब भी हम लोग प्रोजेक्ट राइट करते हैं तो हमको ऐसे प्रेजेंटेशन लेयर, बिजनेस लेयर, परसिस्टेंस लेयर के फॉर्मेट में सोचना है। अब समटाइम्स क्या होता है कि हमारा जो हम लोग एप्लीकेशन का डेटा है डेटाबेस में परसिस्ट कर रहे होते हैं, और जो कम्युनिकेशन है वो प्रेजेंटेशन लेयर, बिजनेस लेयर और परसिस्टेंस लेयर का, वो एज एंड यूजर से कोई डेटा आ रहा है, किसी ब्राउजर से कोई डेटा आ रहा है,
और डेटा रीड करने के बाद में बेस्ड ऑन डेटा हम लोग डेटाबेस से इंटरेक्ट करके वापस को डेटा फॉरवर्ड कर रहे हैं एज ए क्लाइंट को। बट समटाइम्स क्या होता है कि हमारे एप्लीकेशन क्या होते हैं, वो डेटाबेस ड्रिवन नहीं होते हैं। कुछ डेटा जो होता है पर्टिकुलरली हमको किसी अदर सर्वर से या अदर एप्लीकेशन से रीड करने की ज़रूरत होती है। तो पर्टिकुलरली यदि हम लोग फॉर एग्जांपल के लिए देखें कि हमारा किसी तरीके का कोई इस तरीके का एप्लीकेशन है कि हमको वैलिडेट करना है उसको हमारे पैन नंबर से या आधार नंबर से। तो पैन नंबर, आधार नंबर एक ऐसे यदि हम बात करें तो हमारे पास उसका डेटा नहीं है, वो गवर्नमेंट के पास है। तो हम लोग हमारे एप्लीकेशन में वो पर्टिकुलर डेटा को वैलिडेट करने के लिए हमारी एप्लीकेशन से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं उस पर्टिकुलरली जो गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है। तो अब उसके लिए हमको उसका ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा या जो भी उसकी सर्विसेज परचेस करना पड़ेगी। बट हम हमारी एप्लीकेशन से उसको इंटरेक्ट करेंगे विथ इन अवर इंटीग्रेशन लेयर। तो ये इंटीग्रेशन लेयर हमारी प्रोजेक्ट में जब भी हम लोग एज ए वेब सर्विसेज क्लाइंट होते हैं तो हमको जो काम करना है वो हमारा ऐसे इंटीग्रेशन लेयर पे काम करना है। वेब सर्विसेज क्लाइंट। तो कई बार एंड यूजर को हो सकता है जो डेटा आ रहा हो डायरेक्टली वो डेटाबेस से आ रहा हो, बट या कई बार हो सकता है डेटा जो हमारा आ रहा हो वो एज ए इंटीग्रेशन लेयर वेब सर्विसेज के क्लाइंट से आ रहा हो। तो ये डिपेंड करता है। तो जब हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं या प्रोजेक्ट का हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हमको थिंक करना पड़ता है लेयर्स को, और लेयर्स के अकॉर्डिंगली हम लोग हमारे प्रोजेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, उसको स्ट्रक्चर्ड करते हैं, उसके अंदर हम लोग पैकेज क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हम लोग हमारा फाइल राइट करते हैं। जावा बेस्ड फाइल हो या किसी भी लैंग्वेज का फाइल हो, तो मैं तो जावा डेवलपर हूँ तो मैं जावा की बात करूंगा। जहाँ हम लोग एज ए पैकेज के अंदर क्या करते हैं, हमारे फाइल को राइट करते हैं, जावा का कोड राइट करते हैं। तो अल्टीमेटली हमको कोई ना कोई लैंग्वेज ही राइट करना है विथ इन सम पैकेज, विथ इन सम प्रोजेक्ट। बट पहले हमको सोचना है उसको लेयरिंग के फॉर्मेट में, उसके बाद में हमको क्रिएट करना है। और कोई भी प्रोजेक्ट जब हम लोग क्रिएट करते हैं, कोई भी लैंग्वेज या फ्रेमवर्क लर्न करने के बाद में हम लोग जब भी कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमको बेसिकली किन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए हमारे पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट में, ताकि हम लोग उसके उस प्रोजेक्ट में जो भी हम लोग जावा का फाइल क्रिएट कर रहे हैं और उसके बेस पे जावा के ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, तो पर्टिकुलरली जावा के ऑब्जेक्ट प्रॉपरली यूज हो। सारा के सारा जो हम लोग लॉजिक राइट कर रहे हैं वो पर्टिकुलरली यूज होना चाहिए, वो लॉजिक सारा के सारा लॉजिक कॉल होना चाहिए। तो हमको प्रोजेक्ट पे काम करने के पहले कुछ चीज़ें हैं बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, इसलिए चीज़ें इंटरव्यू में पूछी जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं एज ए डिज़ाइन पैटर्न। डिज़ाइन पैटर्न का मीनिंग ये है कि हम लोग वेल मैनर्ड फॉर्म में हमारे सोर्स कोड को राइट, उस सोर्स कोड से जो भी जावा के ऑब्जेक्ट क्रिएट होने वाले हैं या जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होने वाले हैं किसी भी लैंग्वेज में वो प्रॉपरली यूज़ हो। तो हमको डिज़ाइन पैटर्न प्रॉपरली यूज़ करना है उसमें, और हमारा कोड क्लीन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने काफ़ी लॉजिक है जो एक ही फाइल में राइट करके रखा है, एक ही पर्टिकुलर क्लास में राइट करके रखा है। तो हमको क्या करना है, कुछ प्रिंसिपल भी फॉलो करना है, जैसे कि हमको सॉलिड प्रिंसिपल फॉलो करना है, या इन दोनों के टॉप पर जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर टाइप होते हैं उप्स प्रिंसिपल। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो उप्स प्रिंसिपल पे बात होगी, और उसके अलावा यदि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अलावा कुछ लैंग्वेजेस फंक्शनल प्रोग्रामिंग पे सपोर्ट करती है, तो कुछ लैंग्वेजेस प्रोसीजर लैंग्वेज भी सपोर्ट करती है। ये लैंग्वेजेस का टाइप है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बट पर्टिकुलरली हमको उस पर्टिकुलरली फंक्शन को या ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली यूज करते आना चाहिए। लैंग्वेजेस सब सपोर्ट कर सकती है, डिपेंड करता है उस लैंग्वेज पे। तो जावा लैंग्वेज है बेसिकली वो ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग
ही प्रॉपरली तरीके से सपोर्ट करती है, बट जावा 8 से वो फंक्शनल भी सपोर्ट करने लगी है। तो ये अ, हमको इस पे नहीं आना है क्या सपोर्ट करती है नहीं करती है, पर्टिकुलरली जो हमारा जो कोड है उस पर्टिकुलरली कोड को हमको नीट एंड क्लीन राइट करना है जब हम लोग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। तो ओवरऑल फुल स्टैक डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो हमको जैसे हम लोग को टेक्नोलॉजी लर्न कर ली, HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंगुलर लर्न करने के बाद में, या कोई बैकएंड टेक्नोलॉजी हमने लर्न करी, ये जावा सर्वलेट JDBC स्प्रिंग फ्रेमवर्क, या हमने डेटाबेस जो हमने लर्न किया, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज लर्न की, या PL/SQL लर्न किया, तो जब हम लोग उसको जब हम लोग प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं तो हमको काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में सोचना पड़ता है, लेयरिंग फॉर्मेट में सोचना पड़ता है, और फिर हमारे प्रोजेक्ट में हम लोग प्रॉपर तरीके से कोड को राइट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज फ्रेमवर्क एंड डिज़ाइन पैटर्न एंड सम प्रिंसिपल। तो ये तो एक क्या सिंगल प्रोजेक्ट के बारे में बात हो गई है। अब क्या होता है कि जब हम लोग किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो उस पर्टिकुलरली जब प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट आता है तो वो पर्टिकुलरली जो प्रोजेक्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल में कन्वर्ट होता है। तो ऐसे रिक्वायरमेंट के बाद में आर्किटेक्चर लेवल पे काफ़ी चीज़ें डिसाइड होती है, उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल पे काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टीम डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल पे काम करती है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर पर्सन को सारे मॉड्यूल पे काम करना है। तो उस पर्टिकुलरली मॉड्यूल में जैसे कि हम लोग एग्जांपल के लिए देखें, किसी भी तुम ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाओगे, फ्लिपकार्ट पे जाओ या अमेज़न पे जाओ, तो तुमको उसके अंदर क्या होगा कि प्रोडक्ट की कैटेगरी दिखेगी, लाइक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है और या ये ऐसे क्लॉथ रिलेटेड आइटम है, ग्रोसरी रिलेटेड आइटम है, ये कैटेगरी है। तो ये पर्टिकुलरली हर एक कैटेगरी अपने आप में मॉड्यूल है, डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल है। तो वो पर्टिकुलरली सारे के सारे मॉड्यूल के अंदर जो डेटा आ रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट डेटा आ रहा है बेस्ड ऑन द कैटेगरी। तो कोई भी प्रोजेक्ट जब हमारे पास में आता है तो उसके लिए क्या होते हैं डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल क्रिएट होते हैं। तो उस पर्टिकुलरली मॉड्यूल में अब यही प्रोजेक्ट के अंदर हो सकता है कि काफ़ी सारे मॉड्यूल हो। तो कंसिडर कर रहा हूँ मैं कि हमारे पास में कुछ मॉड्यूल है, ये हमारे पास में मॉड्यूल 1 है, ये मॉड्यूल 2 है, ये मॉड्यूल 3 है। तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि जैसे लॉगिन एक मॉड्यूल हो गया, रजिस्ट्रेशन एक मॉड्यूल हो गया। तो एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है, हम लोग अलग अलग क्या करते हैं मॉड्यूल क्रिएट करते हैं। तो ऐसे हम लोग कंपेयर करें किसी भी एप्लीकेशन से उसको, तो ये भी हम देख सकते हैं कि जैसे कि हम लोग रजिस्ट्रेशन जो करेंगे, एप्लीकेशन का जो रजिस्ट्रेशन हैंडलिंग है वो उसको हम लोग एक अलग मॉड्यूल में रखेंगे। ई कॉमर्स एप्लीकेशन में डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट मोड होते हैं, उसका अलग मॉड्यूल रखेंगे। फिर जो ऑर्डर आएगा उसको अलग मॉड्यूल रखेंगे। तो पर्टिकुलरली डिफरेंट डिफरेंट हम लोग मॉड्यूल में ब्रेक कर सकते हैं। जितना भी ब्रेक करो उतना क्लियर रहता है, क्रॉस कटिंग कंसर्न रहता है। फ्यूचर में बात करेंगे इसे, बट कोई भी एप्लीकेशन आएगा तो हम उसको क्या करेंगे, मतलब वो मॉड्यूल में कन्वर्ट होगा इंटरनली। कोई प्रोजेक्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल में, और वो हर एक पर्टिकुलरली मॉड्यूल का डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंटेशन लेयर, उसका बिजनेस लेयर, उसका इंटीग्रेशन लेयर डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। वो रहेगा एक ही एप्लीकेशन में, बट वो क्या रहेगा
ये हमको एज ए पैकेज के फॉर्मेट में उसको सेपरेट आउट करना है। तो एप्लीकेशन पे काम कर रहे होते हैं और जब हम लोग रियल में लर्न कर रहे हो तो काफ़ी डिफरेंस रहता है। तो हर एक मॉड्यूल में एज ए हमको हमारा जो एज ए प्रेजेंटेशन लेयर है या बिजनेस लेयर है या परसिस्टेंस लेयर है, तो ये पर्टिकुलरली बिजनेस लेयर को हम लोग ऐसे सर्विस लेयर भी बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, इसको सर्विस लेयर भी बोलते हैं। तो पर्टिकुलरली हमारे पास में ये मॉड्यूल है, ये पर्टिकुलरली ये मॉड्यूल है, ये अलग अलग मॉड्यूल है। अब ये लेयरिंग के फॉर्मेट में करेंगे उसको, तो ये पैकेज के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें कन्वर्ट हो रही है ये। तो अब हम क्या करते हैं कि जब हम लोग उसका जावा बेस्ड कोई एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, तो उसके अंदर क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऐसे कंट्रोलर बनाते हैं। पैकेज के नाम में हम लोग कंट्रोलर राइट कर देते हैं, या हम लोग ऐसे बिजनेस या ऐसे सर्विस राइट करते हैं, यूजुअली सर्विस राइट करते हैं। ये स्प्रिंग लर्न करोगे तो ये चीज़ें सुनने में आएगी, कंट्रोलर सर्विस। फिर ऐसे डेटाबेस के लेवल पे ऐसे डाउ पैकेज में हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये पैकेज के फॉर्मेट में डिफरेंट होगा ये, बट लॉजिकली हमारे लिए प्रेजेंटेशन लेयर है, बिजनेस लेयर है, और ये परसिस्टेंस लेयर है। एक तरीके से हमको ये सोचना है। तो अलग अलग मॉड्यूल के लिए सिमिलरली इसके लिए अलग से कंट्रोलर बिजनेस से डाउ होगा, इसके लिए सेपरेट होगा, इसके लिए अलग से होगा ये। तो एक एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे कंट्रोलर्स, बिजनेस और डाउ देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक ही एप्लीकेशन के अंदर काफ़ी सारे मॉड्यूल हैं। तो उस पर्टिकुलरली मॉड्यूल में प्रेजेंटेशन बिजनेस लेयर, परसिस्टेंस लेयर डिफरेंट है, प्रेजेंटेशन लेयर बिजनेस लेयर, परसिस्टेंस लेयर डिफरेंट है। और तो क्या होता है कि ये जब भी इस टाइप के एप्लीकेशन जो होते हैं, तो उसको हम लोग ऐसा बोलते हैं ऐसे मोनोलिथिक एप्लीकेशन, जो आज के समय में अभी तक के समय में सुनने में आते हैं। इस तरीके के एप्लीकेशन जिसके अंदर सारे के सारे मॉड्यूल है, वो वैसे हो गया तुम्हारे, क्या हो गया ऐसे मोनोलिथिक एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन क्रिएट करने के बाद में इस पर्टिकुलरली होल एप्लीकेशन का जब हम लोग सर्वर पर डिप्लॉय करते हैं उसको, तो पर्टिकुलरली सर्वर पर इस एप्लीकेशन का पैकेजिंग होता है। इस सारा की सारा जो एप्लीकेशन दिख रहा है हमको, ये हमको क्या होगा, ऐसे इसका पैकेज क्रिएट होगा। तो वो उसी पर्टिकुलरली पैकेज का हम लोग एज ए जार फाइल क्रिएट करते हैं या वॉर फाइल क्रिएट करते हैं या ईआर फाइल क्रिएट करते हैं, डिपेंड करता है ये हमारे इंडस्ट्री पे, सर्वर पे, काफ़ी चीज़ों पे। बट पैकेजिंग करना मतलब उसका आर्काइव क्रिएट करना, जार हो, वॉर हो, ईआर हो। तो एप्लीकेशन क्या होता है, आर्काइव होता है। और ये ऐसा कि ऐसा एप्लीकेशन क्या होता है, किसी न किसी सर्वर पे वो एप्लीकेशन डिप्लॉय कर देते हैं। कहाँ पर डिप्लॉय कर देते हैं उसको हम लोग, ऐसे सर्वर पे। सर्वर भी एक सॉफ्टवेयर है, जिसकी हेल्प से हम लोग पर्टिकुलरली हमारे एप्लीकेशन क्या कर सकता है, यूजर से इंटरेक्ट कर सकता है। वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स उसको क्या कर सकता है, वो सेंड कर सकता है। ये सर्वर भी अपने आप में एक सॉफ्टवेयर होते हैं, डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का सर्वर है। तो अभी हम लोग एज ए बिगनर या लर्नर होते हैं तो वेब सर्वर के बारे में सुने होते हैं कि ये टॉमकेट या वाइल्डफ्लाई, वेब लॉजिक, इस तरीके के वेब सर्वर है। ये वेब सर्वर या एप्लीकेशन सर्वर है। बट काफ़ी टाइप के सर्वर होते हैं, मेलिंग सर्वर होते हैं, मैसेजिंग सर्वर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सर्वर होते हैं। जब हम लोग एप्लीकेशन में काम करते हैं तो काफ़ी सारे सर्वर से भी इंटरेक्ट करते हैं ये। तो ऐसे अभी हाई लेवल डिस्कशन में हम लोग ऐसे एप्लीकेशन के मॉड्यूल के बारे में बात करा या उसके पैकेजिंग के बारे में बात करा।
अब क्या होता है कि हमारे एप्लीकेशन का पैकेजिंग होता है और उसके बाद में हम लोग उसको सर्वर पर डिप्लॉय करते हैं। फिर इस सर्वर को स्टार्ट करेंगे, फिर एंड यूज़र उसको देख सकेगा ये। तो ये लर्निंग करोगे तो चीज़ें अलग हैं। तुम एप्लीकेशन क्रिएट करके अपने लोकल के अंदर, सर्वर के अंदर उसको डिप्लॉय कर सकते हो और लोकल पे उसको टेस्ट कर सकते हो या लोकल पे देख सकते हो, जो करना है कर सकते हो। बट इंडस्ट्री एनवायरनमेंट में हमारा जो काम किया हुआ है, तो जो ये पर्टिकुलरली हमारा ये काम है, तो एज ए डेवलपर हो तो तुम लोकल पे टेस्ट कर लोगे। बट इंडस्ट्री में लोकल टेस्टिंग से कुछ नहीं होना है। हमको हमारे काम को किसी ना किसी को डिलीवर करना है, वो टेस्ट करेगा। तो वो पर्टिकुलरली जब हम हमारे काम को डिलीवर करते हैं, वो टेस्ट करेगा। उसके अंदर हमारी क्यूए टीम टेस्ट करेगी, या यूएटी पे करेंगे तो क्लाइंट टेस्ट करेगा। क्लाइंट साइड भी क्यूए की टीम होती है, क्वालिटी एश्योरेंस टीम होती है, वो भी टेस्ट करते हैं। तो काफ़ी सारी टेस्टिंग होती है। तो डेवलपर जो अपने पेज में टेस्ट कर सकता है, वो एज ए उसका यूनिट टेस्टिंग कर सकता है कि उसका जो काम है प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बट जो क्यूए टीम के पास में काम जाता है, वो एक पर्टिकुलर डेवलपर का नहीं आता है, वो सारे डेवलपर का काम जाता है वो। तो वहाँ पर काफ़ी टाइप की टेस्टिंग होती है जब हम लोग एनवायरनमेंट पे टेस्ट कर रहे होते हैं। तो एनवायरनमेंट पे टेस्ट करने के लिए, तो करने के पहले हम जो हमारा पर्टिकुलरली जो सोर्स कोड है, जो कि किसी भी मॉड्यूल में हो, तो किसी भी मॉड्यूल पे कोई भी डेवलपर काम कर सकता है जिसको जिस तरह का काम असाइन हुआ हो। तो वो पर्टिकुलरली सारे के सारे मॉड्यूल वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। तो पर्टिकुलरली जब हम लोग हमारे जो काम है, तो रियल टाइम में क्या करते हैं कि हम हमारे काम को क्या करते हैं, किसी न किसी रिपोजिटरी पे उसको हम लोग क्या कर देते हैं, डाल देते हैं हमारे कोड को। तो ऐसे टूल को हम लोग बोलते हैं ऐसे एससीएम टूल, सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल, जो कि गिटहब हो गया, बिटबकेट हो गया, हम हमारे काम को क्या कर देते हैं, वहाँ पर डाल देते हैं। तो पर्टिकुलरली उसके बाद जो काम स्टार्ट होता है, वो ऐसे डेवऑप्स इंजीनियर का काम स्टार्ट होता है। उसके बाद में उसको उस पर्टिकुलरली जो सोर्स कोड है उसका करना क्या है। तो अब हमारा जो कोड है वो एक सेंट्रल रिपोजिटरी में चले गया। मैं कंसिडर कर रहा हूँ अभी गिटहब। इसलिए जब हम एज ए डेवऑप्स इंजीनियर काम कर रहे होते हैं, तो हमको टूल का नॉलेज होना चाहिए, जो कि हमको हमारे पास में जो उसका कंटिन्यूसली इंटीग्रेशन, कंटिन्यूसली डिलीवरी को जो फास्ट कर सके। हम लोग टाइम ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकते हैं डेवलपमेंट के साथ में, उसके टेस्टिंग के साथ में क्लाइंट को डिलीवर करने के लिए। डिलीवरी बहुत फास्ट करना है, तो उसको फास्ट करने के लिए जो भी चीज़ें पॉसिबल है, तो वो सेट्स ऑफ टूल एप्लीकेशन में यूज़ करके हम उसको पॉसिबल करते हैं कि जितना हम लोग फास्ट कर सकते हैं। काफ़ी स्टोरी है उसके लिए डेवऑप्स की। बट अभी ऐसे पहले हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग करें। तो अब हमारे पास में यहाँ से जो रोल स्टार्ट होगा, वो ऐसे डेवऑप्स इंजीनियर का होगा। यहाँ पर डेवलपर ने अपने काम को पुश कर दिया है, सारे के सारे पर्टिकुलरली प्रोजेक्टों को यहाँ पर सोर्स कोड को ऐसा पुश कर दिया है। यहाँ पर ये गिटहब हमारा क्या हो गया, ऐसा एससीएम टूल हो गया, ऐसा सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल हो गया ये। तो ये गिटहब रिपोजिटरी अभी तो थर्ड पार्टी है, तो जो भी इनका इंडस्ट्री है उसका लाइसेंस प्रोसेस करती है, और वहाँ पर अपना सोर्स कोड जो भी है वो इंटीग्रेट कर देंगे। उसके बाद में आगे का रिस्पॉन्सिबिलिटी चालू होगा डेवऑप्स इंजीनियर का। तो डेवऑप्स इंजीनियर क्या करेगा कि इस सोर्स कोड को उठाएगा, उसका बिल्ड बनाएगा, बिल्ड बनाने के बाद में उसको सर्वर पर डिप्लॉय करेगा, और सर्वर पर डिप्लॉय करने के बाद में उसको पर्टिकुलरली जो क्वालिटी एश्योरेंस टीम में या ऐसे यूएटी एनवायरनमेंट में, जो कि क्लाइंट की टीम में, वो देख सकती है। तो ये पार्ट होता है प्लानिंग का कि किस किस एनवायरनमेंट में चाहिए और कब कब चाहिए। ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि जैसा मैंने बोला वैसे ही होता है, इंडस्ट्री पे प्लानिंग पे डिपेंड करता है। तो उसके लिए क्या होते हैं कि अलग अलग एनवायरनमेंट क्रिएट होते हैं, और वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट का अलग अलग सर्वर क्रिएट होते हैं। तो अभी हम लोग ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं आएंगे। सबसे पहले हम लोग
हाई लेवल देखते कि होता क्या है, उसके बाद में फ्यूचर में हम उसको धीरे-धीरे करके अंडरस्टैंड करेंगे, ब्रेक कर के कि ये चीज़ें कैसी-कैसी होती है। उसको हम लोग जब हम लर्न करेंगे सब्जेक्ट को, उस टूल्स को, जब हम उसके डिटेल में जाएँगे क्या होता है ये। बट अभी हम लोग हाई लेवल डिस्कस करते हैं, जैसा कि मैंने डेवलपमेंट लेवल पे सर डिस्कस किया है ये। तो टूल के लिए हमारे पास में सोर्स कोड यहाँ पर आया, तो सोर्स कोड करने के बाद में यहाँ पर आने के बाद में डेवऑप्स को इस कोड को उठाना पड़ता है और कोड को उठाने के बाद में बिल्ड करना पड़ता है। लेकिन हमारे पास में जो एज ए इंडस्ट्री में हम लोग हमारा जो सोर्स कोड मैनेजमेंट के बाद में जब बिल्ड बनाते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑटोमेशन परफॉर्म करते हैं। आज की तारीख में मैनुअल नहीं करेंगे, मैनुअल होगा बट वो ऐसे डेवलपर के लेवल पे, एज ए डेवलपर टेस्टिंग के लिए ठीक है। बट अब हमको यहाँ पर इंटीग्रेट करना है सारे के सारे मॉड्यूल को, सारे के सारे डेवलपर के वर्क को, जो कि गिटहब में सोर्स कोड मैनेजमेंट में सारा का सारा कोड रखा हुआ है ये। तो हम लोग इसके लिए हेल्प लेते हैं जेनकिन की। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल जो है एज ए डेवऑप्स इंजीनियर वो होना चाहिए नॉलेज हमको जेनकिन का। ये मैं हाई लेवल डिस्कशन कर रहा हूँ, ये काफ़ी सारी चीज़ है। तो पर्टिकुलरली हम लोग जेनकिन की हेल्प लेते हैं। अब तुम किसी भी टूल की हेल्प ले रहे हो या किसी भी तरीके का पर्टिकुलरली कुछ एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलरली एनवायरनमेंट के लिए हमको क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट मशीन लगती है। उस पर्टिकुलरली एनवायरनमेंट के लिए हमको डिफरेंट डिफरेंट मशीन लगती है। तो डेवऑप्स इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे पहले तो यही आ गया है कि उनको मशीन क्रिएट करना है, फिर उसके ऊपर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करना है, पर्टिकुलरली कौन कौन सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करना है और उस मशीन पर हमको क्या बनाना है। लेट से हमको ऐसा जेनकिन सर्वर क्रिएट करना है तो इसके लिए एक मशीन चाहिए, फिर किसी दूसरे काम के लिए कोई दूसरी मशीन चाहिए। तो सेट्स ऑफ जो मशीन है वो भी डेवऑप्स इंजीनियर को क्रिएट करना है। और आज की तारीख में जो मशीनें होती है वो हम लोग क्लाउड बेसिस परचेस करते हैं, और उस क्लाउड बेसिस परचेस करने में क्लाउड किसी भी तरीके का हो सकता है। वो AWS का क्लाउड हो सकता है, वो एज्योर का हो सकता है, या वो एज ए गूगल का हो सकता है, किसी का भी क्लाउड हो सकता है, इट डजेंट मैटर। बट हमको मशीनों का रिक्वायरमेंट रहता है। अब हम हमारे काम जब भी हम लोग कहीं पर आगे यूज़ करते हैं उसको डिप्लॉय करते हैं, तो डिप्लॉय करने पे हमको जो पहले तो मशीन चाहिए जेनकिन के लिए, कि जो हमारे सोर्स कोड को उठा के उस पर ऑटोमेशन परफॉर्म करेगी। तो पर्टिकुलरली हमको एनवायरनमेंट के लिए अलग अलग मशीनें चाहिए होती है। तो डिपेंड करता है कि हमारे पास में कौन कौन से एनवायरनमेंट है। मैं भी ऐसे हाई लेवल राइड कर रहा हूँ जो कि ऐसे बेसिक प्रैक्टिस है, किसी भी इंडस्ट्री में होता है एटलीस्ट एनवायरनमेंट। और पर्टिकुलरली एक डेव एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर डेवलपर लोग अपना देखते हैं कि जिनने जो भी सोर्स कोड राइट कर रहा है प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या वो सारे के सारे मॉडल प्रॉपर इंटीग्रेट हुए या नहीं हुए हैं। लोकल लेवल पे तो करना है, बट डेवलपर एनवायरनमेंट भी होता है, क्योंकि डेवलपर एनवायरनमेंट में सारे मॉड्यूल होते हैं। लोकल एनवायरनमेंट में तो हम हमारे मॉड्यूल टेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में हम लोग दूसरे के काम को भी टेस्ट कर रहे होते हैं, हमारे काम के साथ में यदि कोई इंटीग्रेशन परफॉर्म हुआ है तो। क्योंकि काफ़ी सारा सोर्स कोड ऐसा होता है कि डेवलपर सेम फाइल में राइट कर रहे होते हैं, तो इंटीग्रेशन या डिप्लॉयमेंट के बाद में चीज़ें हो सकता है बाद में कुछ इशू हो जाए। तो इसके लिए डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। अब एक पर्टिकुलरली एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए कुछ मशीन्स लगेगी, उसके लिए वो मशीन उसके सर्वर के लिए होगी या उसके डेटाबेस के लिए होगी। तो एनवायरनमेंट के स्पेसिफिक ही मशीन होती है, और उस मशीन का अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन भी होता है बेस्ड ऑन डेवलप एनवायरनमेंट के लिए कितना ज़रूरी है, कॉन्फ़िगरेशन उतना ही रखते हैं। फिर अलग एनवायरनमेंट है, उसको बोलते हैं हम लोग ऐसे SIT या QA एनवायरनमेंट।
तो इस ये पर्टिकुलरली एनवायरनमेंट यहाँ पर हमारे क्वालिटी एश्योरेंस टीम क्या होती है, हमारा एज ए टेस्टिंग परफॉर्म करती है। तो ये इसके लिए अलग से एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है, ये सभी डेवलप्स इंजीनियर को करना है। सबके लिए मशीनें कॉन्फ़िगर करनी है और सभी के लिए करना है, एनवायरनमेंट क्रिएट करके देना है ये। सिमिलरली ऐसा यूएटी एनवायरनमेंट होता है और सिमिलरली ऐसा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट होता है। तो काफ़ी इंडस्ट्री है जो कि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के पहले प्री प्रोडक्शन भी करती है, और काफ़ी इंडस्ट्री ऐसी है कि एज ए यूएटी के बाद में प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट कर देते हैं। ये इंडस्ट्री के साइज पे डिपेंड करता है, क्योंकि एनवायरनमेंट क्रिएट करने में काफ़ी सारी मशीनें लगती है। तो बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट किसका कितना पर्टिकुलरली बजट है, या कितना उस मनी का उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का रेवेन्यू है, वो उतना इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कर सकते हैं, बियर कर सकते हैं वो, तो उसका अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, अपने अपने एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं। ये इसी एमएनसी या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के पर्सपेक्टिव में बात करें तो एज स्टार्टअप या स्मॉल स्केल कंपनी के लिए ये भी पॉसिबल नहीं रहता है काफ़ी सारे एनवायरनमेंट क्रिएट करना। तो एटलीस्ट इतने एनवायरनमेंट तो दिखेंगे, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, एसआईटी एनवायरनमेंट, यूएटी एनवायरनमेंट, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। तो हर एनवायरनमेंट के लिए क्या करना पड़ती है कि अलग अलग मशीनों का कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो जैसे कि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट की जो मशीनें होगी वो ज़्यादा हाई लेवल कॉन्फ़िगरेबल होगी एज़ कम्पेयर द अदर एनवायरनमेंट, क्योंकि प्रोडक्शन एक तरीके का जहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट लाइव होने वाला है, जहाँ पर रियल टाइम एंड यूज़र इंटरेक्ट होने वाले हैं। तो प्रोडक्शन के कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा हाई होंगे, क्योंकि रियल टाइम एंड यूज़र उस पे जब इंटरेक्ट करेंगे तो काफ़ी सारे हिट आएँगे उस एप्लीकेशन पे, एक्सेसिबिलिटी आएगी, काफ़ी सेशन क्रिएट होंगे उस पे। तो उसका रैम, मेमोरी काफ़ी हाई होना चाहिए, स्केलेबिलिटी काफ़ी हाई होना चाहिए एज़ कंपेयर अदर एनवायरनमेंट, क्योंकि अदर एनवायरनमेंट जस्ट एज़ ए टेस्टिंग पर्पज़ से है। बट ये वाला जो एनवायरनमेंट है वो रियल टाइम एनवायरनमेंट है, तो हो सकता है हमारा सोर्स कोड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हो हमारे एनवायरनमेंट में, बट रियल टाइम एप्लीकेशन में नहीं कर रहा हो। काफ़ी सारे इशू आते हैं जो कि एज ए क्रिटिकल इशू बनते हैं, फिर हमको वो पता करने होते हैं कि वो इशू क्यों आ रहे हैं। तो जस्ट जब हम लोग कर रहे होते हैं तो एक्सपीरियंस के साथ में हमको उसको ये भी सोचना पड़ता है कि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट जाने के बाद में कितना इम्पेक्ट आ सकता है। तो काफ़ी चीज़ें एनालिसिस करना पड़ती है जो कि एक्सपीरियंस से आती है। तो काफ़ी सारे एनवायरनमेंट होते हैं, तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड मशीनें क्रिएट करने का काम होता है एज ए डेवलप्स इंजीनियर का। तो पहले क्या होता था कि प्रीमाइसेस में हमको मशीनें परचेस करना पड़ती थी, और उस पर्टिकुलरली मशीन को लेन की हेल्प से हम लोग क्या करते थे, उसके ऊपर अपना जो भी सॉफ्टवेयर का जो इंस्टॉलेशन है हम लोग परफॉर्म करते हैं, सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन या जो किसी भी तरीके का कॉन्फ़िगरेशन। बट आज की तारीख में हम लोग क्या करते हैं कि मशीनें हैं वो परचेस करते हैं किसी क्लाउड से, आइदर इट वुड बी एडब्ल्यूएस या गूगल क्लाउड या एज्योर क्लाउड ही। तो हमको जस्ट परचेस करना है और हमारा हमको उस मशीन पे अपना काम करना है। तो यहाँ पर एक बात और निकल के आती है कि डेवऑप्स इंजीनियर बनने के पहले हमको नॉलेज होना चाहिए किसी न किसी क्लाउड का। तो हम लोग एज ए लर्निंग के साथ में हमको देखना पड़ेगा एक क्लाउड जो कि होगा एडब्ल्यूएस। तो एडब्ल्यूएस क्लाउड की हेल्प से हम लोग मशीनें उस पर परचेस करेंगे, और उस पर्टिकुलरली मशीन जो ही मशीन होगी उस पर जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करेंगे, और वो क्लाउड के साथ में बहुत सारी सर्विसेज होती है। वो जब भी हम लोग किसी क्लाउड पे काम करते हैं तो काफ़ी सारी सर्विसेज होती है उस पर्टिकुलरली क्लाउड की, तो हमको सर्विसेज का नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि हम जब भी कोई एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं तो हमको एज ए उसमें काफ़ी सर्विसेज जो कि हमारे प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल है परचेस करना पड़ती है। वो या इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे सर्विस हो सकती है यदि हम लोग ऐसा कोई मशीन ले रहे हों, या वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस हो सकती है।
या कोई एज ए प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी उनने कुछ प्लेटफॉर्म दे के रखा है, हमको कुछ उसकी सर्विस का यूज़ करना हो, वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट पे। नहीं यूज़ करना हो तो मैनुअली अपने मशीन पे कॉन्फ़िगर करो, इंस्टॉलेशन करो, और किसी को रेडीमेड को यूज़ करना हो तो उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अभी हमको एक जावा का कोई एप्लीकेशन है, किसी सर्वर पे डिप्लॉय करना है, तो तुम उस बिल्डर को उठा के अपने लोकल पे सर्वर इंस्टॉलेशन करके हम लोग उस पे क्या कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी पहले से ही कोई सर्वर हमारे पास में अवेलेबल है, जस्ट हमको उठा के कॉपी पेस्ट करना है, वहाँ पर पहुँचाना है, फाइल अपलोड करना है, और वो बाकी वो सर्वर सब मैनेज कर लेगा। हमको जस्ट उसके डोमेन से या यूआरएल से हमको उसको एक्सेस कर लेना है। ये तो वो एज ए प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस हो गया, जहाँ पर ऑलरेडी कुछ पहले से इम्प्लीमेंटेड है, इंस्टॉलेशन पहले से अवेलेबल है, जस्ट हमको हमारा एप्लीकेशन हम लोग रन करवा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग कोई डोमेन परचेस कर रहे होते हैं या कोई होस्ट परचेस कर रहे हो, तो उसमें हम लोग यही कर रहे होते हैं, कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको उसको हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करके परचेस करके हम लोग उसका यूज़ कर रहे होते हैं। या गूगल ड्राइव है, तो हम लोग एज ए गूगल ड्राइव भी थर्ड पार्टी यूज़ करते हैं, तो वो भी एक तरीके का सर्विस ही है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस ही है जिसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग किसी न रियल टाइम में किसी न किसी क्लाउड का यूज़ कर ही रहे हैं। तो हमारा जो मोबाइल का डेटा है किसी न किसी स्टोरेज पे स्टोर हो रहा है, तो क्लाउड पे स्टोर हो रहा है वो किसी न किसी। तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली हम लोग करते ही हैं, एटलीस्ट कम से कम स्टोरेज का यूज़ तो करते ही हैं। कोई भी पर्सन है जो अभी स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है, तो सिमिलरली हमको बेस्ड ऑन अवर रिक्वायरमेंट एनवायरनमेंट के लिए हमारा पर्टिकुलरली हमको एज ए मशीनें परचेस करनी है या कुछ सर्विसेज परचेस करनी है, सर्विसेज को यूज़ करना है, तो वो AWS क्लाउड में देखेंगे। साथ में हमारे जो एनवायरनमेंट पे जो मशीनें होती है, तो उस मशीन के ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो डेवऑप्स इंजीनियर के लिए लिनक्स का नॉलेज होना भी काफ़ी ज़रूरी है, और अच्छा नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि जो मशीनें हैं, तो मशीन का जो कॉन्फ़िगरेशन है या उसकी जो फाइल्स है, तो वो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसके लिए लिनक्स से रिलेटेड कमांड्स है या उससे रिलेटेड जो भी यूज़र मैनेजमेंट है या किसी भी तरीके की चीज़ें हैं, वो हमको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो ये प्री रिक्विजिट होता है डेवऑप्स इंजीनियर के लिए कि उसको AWS का नॉलेज हो और साथ में उसको लिनक्स का नॉलेज हो। जितना बेसिक है उतना तो हम देखेंगे ही, मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा AWS को भी और लिनक्स को भी। अभी हम लोग एज ए ये मान के चल रहे कि हमारे पास में मशीनें अवेलेबल है, और किसी भी एनवायरनमेंट का एक रोड मैप क्या होता है। तो ये गिटहब पे सोर्स कोड आता है, फिर उसके आने के बाद में क्या होता है, जेनकिन के हेल्प से उस सोर्स कोड का क्या होता है, ऑटोमेशन होता है, उसका बिल्ड बनता है। तो बिल्ड करने के पहले क्या करना पड़ेगा, जेनकिन को उस सोर्स कोड को उठा के यहाँ पर पुल करना पड़ेगा अपने वर्कस्पेस में। तो जेनकिन को वो कोड को क्या करना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा अपने वर्कस्पेस में। साथ में उसके ऊपर क्या अपना बिल्ड परफॉर्म करना होगा। तो बिल्ड करने के लिए अगेन टूल रहेगा मेवन। तो फिर से ये क्या है, मेवन टूल का नॉलेज होना चाहिए, तो जिसकी हेल्प से क्या होगा, बिल्ड परफॉर्म होगा मेवन की हेल्प से। फिर पर्टिकुलर जो भी हमारा बिल्ड परफॉर्म होता है, तो बिल्ड परफॉर्म होने के बाद में एक टेस्टिंग होती है, इसको हम लोग बोलते हैं एज ए स्टैटिक कोड टेस्टिंग। तो उसको उसके लिए टूल है हमारे पास में। तो ये टूल की हेल्प से हम लोग देखते हैं कि हमारा सोर्स कोड प्रॉपर राइट है कि नहीं, कोडिंग जो उसके अंदर कन्वेंशन है या पर्टिकुलरली कोड प्रॉपर रिटर्न है कि नहीं है, ऐसी रिपोर्टिंग जनरेट होती है विद द हेल्प ऑफ सोनार क्यूब। तो ये जेनकिन सारी चीज़ें यहाँ पर करेगा इस पर्टिकुलरली गिटहब से यहाँ पर।
कोड को पुल करेगा, उसका बिल्ड बनाएगा, उसका पैकेजिंग करेगा, उसके अंदर चेक करेगा कि सोर्स कोड प्रॉपर रिटर्न है कि नहीं, कोड कवरेज क्या है, जो ही पर्टिकुलरली कोड प्रॉपर मैनर में है नहीं, सोनार क्यूब की हेल्प से हम लोग देख सकते हैं। तो यूनिट टेस्टिंग इसके अंदर है, तो यूनिट टेस्ट कैसे से एग्जीक्यूट करेगा। तो जेनकिन के पास में जो भी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बेस्ड ऑन द जेनकिन अपना काम हुआ करता है, परफॉर्म करता है। अब इस पर्टिकुलरली जेनकिन का जो भी काम है उसको हमारा बिल्ड बनने के बाद में क्या करता है जेनकिन, उसको पर्टिकुलरली एक सर्वर पे हम लोग चाहते हैं कि हमारा ये बिल्ड है एक सर्वर पे डिप्लॉय हो जाए, तो उसको वो सर्वर पे डिप्लॉय कर देगा। यदि हम लोग चाहते हैं कि इसका जो डिप्लॉयमेंट है वो ऐसे सर्वर पर ना हो, यदि हमारा जो एप्लीकेशन है वो ऐसे कंटेनर बेस्ड एप्लीकेशन है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इमेज क्रिएट करना पड़ेगी और उस पर्टिकुलरली इमेज को हमको डिप्लॉय करना पड़ता है किसी क्लस्टर एनवायरनमेंट में, जिसको हम लोग बोलते हैं आज की तारीख में कुबरनेट क्लस्टर। ये थोड़ा सा रियल टाइम के हिसाब से हाई लेवल का आर्किटेक्चर हो गया ये। तो जेनकिन से तुम चाहो तो डायरेक्टली ही सर्वर पर डिप्लॉय करवा लो। फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं टॉमकेट सर्वर, और इस एप्लीकेशन के बिल्ड के बाद में हमारे पास में जो बिल्ड बना है वो एज ए इसका जार फाइल बना है या वॉर बना है, तो हम एज ए वॉर कंसिडर कर रहे हैं। तो हम लोग चाहें तो जेनकिन को उठा के जो भी हमारा बिल्ड बना है, जो भी हमारा पैकेजिंग हुआ है एज ए वॉर फाइल, आर्काइव फाइल बनी है, तो हम उसको चाहे तो डायरेक्ट उठा के क्या कर सकते हैं, सर्वर पे डिप्लॉय कर सकते हैं। सर्वर डिपेंड करता है एनवायरनमेंट में। तो काफ़ी जगह पे एज ए हाईली कॉन्फ़िगरेबल सर्वर होते हैं, लाइक वेब लॉजिक या वेब स्पीयर, ऐसे डिपेंड करते हैं, हेवी सर्वर होते हैं काफ़ी ये। तो सर्वर एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं। तो पर्टिकुलरली हमारा काम है कि हमको हमारे जो भी बिल्ड है उसको कहीं ना कहीं पे डिप्लॉय करना है। तो हम लोग जो भी चाहें वो कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ जेनकिन ऑटोमेट कर सकते हैं। बट अभी के सिनेरियो में मैं एकदम हाई लेवल आर्किटेक्चर के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे कि पहले हमको ओवरऑल रोड मैप देखना है कि ओवरऑल होता क्या है, फिर बाद में हम लोग उसको ब्रेक कर करके लर्न करेंगे। तो अभी मैं जो भी हमारे पास में जेनकिन का बिल्ड बनेगा वो एज ए हम लोग इस सर्वर पर डिप्लॉय नहीं कर रहे हैं, हम वो बात कर रहे हैं जो कि रियल टाइम यूज कर, जो कि रियल टाइम में होता है। तो जो भी हमारे पास में क्या होता है कि अ, एक बिल्ड क्रिएट होता है, तो वो पर्टिकुलरली जो बिल्ड है, तो अब होता ये है कि गिटहब में जितना भी तरीके का सोर्स कोड होता है, तो वो सोर्स कोड तो कंटिन्यूअसली आते रहता है, वो प्रोजेक्ट काफी समय तक के चलता रहता है, लाइक वो ईयर्स तक के वो प्रोजेक्ट चलता रहेगा तुम्हारा। तो सोर्स कोड के अंदर जब हम लोग रिलीज देते हैं, अपने काम को असाइन करते हैं, तो हम काफी सारे ब्रांच क्रिएट करते हैं बेस्ड ऑन अवर वर्क, और उस ब्रांच के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, हमारा क्वार्टरली बेसिस या मंथली बेसिस या ईयरली बेसिस हमारा जो कि हमारे काम को हम लोग क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं। तो आइडियली क्वार्टरली बेसिस करना चाहिए, बट डिपेंड करता है ये प्लानिंग पे, इंडस्ट्री पे। तो क्या उनका प्लानिंग है, कितने मंथ का या कितने वीक का उनका स्प्रिंट है, तो वो मेथोडोलॉजी पे डिपेंड करता है रिलीज का होना। तो काफ़ी सारी क्या होती है, ब्रांचिंग होती है। तो हमको ब्रांच के बेस पे क्या होते हैं कि ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली चलती है, बेस्ड ऑन स्प्रिंट या डेली बेसिस पे एक्टिविटी होती रहती है कि नया सोर्स कोड आया, नया सोर्स कोड आने के बाद में यहाँ पर उसको पूल हुआ, उसका बिल्ड बना, उसके ऊपर सोनार की वजह से उसकी रिपोर्ट जनरेट हुई, रिपोर्ट जनरेट होने के बाद में जो भी बिल्ड है फिर वो सर्वर पर डिप्लॉय होगा। तो ये डिपेंड करता है। तो हमारे पास में क्या होता है, बेस्ड ऑन रिलीज हमको आर्टिफैक्ट जो होते हैं उससे जो भी हमारा बिल्ड जनरेट हो रहा है उसको हमको क्या करना पड़ता है, रखना पड़ता है किसी लोकेशन पे बेस्ड ऑन रिलीज, जो कि पास्ट में है
उसको भी हमको क्या करना पड़ता है, रखना पड़ता है। अभी मैं हाई लेवल एग्जाम्पल में बात कर लूँ तो हमारे जैसे रिलीज जो हो रहे हैं वो क्वार्टरली बेसिस पे हो रहे हैं। तो क्वार्टरली बेसिस पे अभी सपोज करो कि जो ईयर है वो 23 चल रहा है, तो 23 Q1 का एक रिलीज होगा, 23 Q2 का एक रिलीज होगा, 23 तो एज ए रिलीज होते हैं कि हमारा जो क्वार्टरली वर्क है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलरली सोर्स कोड को हम लोग अलग अलग हमारे काम को अलग अलग हमारे ब्रांच में क्रिएट कर रहे हैं। तो ये ब्रांच क्रिएट होना ये गिट का कॉन्सेप्ट होता है कि हमारे काम को हम लोग जो भी ब्रेक करते हैं तो वो उसके लिए अलग अलग ब्रांच क्रिएट कर देते हैं, उस सोर्स कोड का अलग अलग ब्रांच क्रिएट होता है। तो तो इस पर्टिकुलर जेनकिंग में हमको किस ब्रांच का बिल्ड क्रिएट करना है, तो ये जेनकिंग के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है ये। तो हम लोग क्वार्टरली बेसिस पर रिलीज करते आ रहे हैं, अपने काम को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन रिलीज होने के साथ में जो हमारा पास्ट का जो वर्क है, जो पास्ट का जो बिल्ड बना हुआ है क्वार्टरली का, या जो भी हमारा बिल्ड बना है उसको हमको किसी सेंट्रल लोकेशन पर रखना भी जरूरी है। तो सोर्स कोड को हम लोग रखते हैं ऐसे गिटहब में, वैसा कि वैसे ही जो हमारे जो रिलीज मैनेजमेंट से जो भी रिलीज हो रहे हैं, सो एज ए फ्यूचर में रेफरेंस के लिए जो पास्ट के रिलीज हैं उसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी रिपोजिटरी में रखना पड़ेगा। तो जैसे कि सोर्स कोड को रखने के लिए गिटहब की रिपोजिटरी होती है, सिमिलरली हमारे बिल्ड को रखने के लिए भी रिपोजिटरी होती है जिसको कि हम लोग बोलते हैं एज ए आर्टिफैक्ट रिपोजिटरी। तो उसको हम लोग ऐसे इंडस्ट्री में जो यूज करते हैं या जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको सुनने में आएगा नेक्सस या जेफ्रॉक, कोई सी भी यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है ये इंडस्ट्री पे। तो हमारा जनकिंग है वो इससे भी क्या करता है, वो इंट्रीग्रेट करता रहता है। जो भी हमारे पास में प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलीज होते हैं, तो आर्टिफैक्ट अपडेट भी होते जाते हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलरली रिपोजिटरी में। और इसी रिपोजिटरी में से ही हमारा जो डेवलपर है वो पॉइंट करके वो पर्टिकुलरली इस जो भी जार फाइल है वो इसी रिपोजिटरी से लेता है अपने काम के लिए। तो कई बार इंडस्ट्री में जो हमारे काम से रिलेटेड जार है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड जार फाइल या डिपेंडेंसीज है, उसके लिए उसको ये रिपोजिटरी एक्सेस करना पड़ेगी। थर्ड पार्टी के लिए भले ही वो डायरेक्टली वो मेवन की किसी और रिपोजिटरी से कर सकता है, बट जो कि इंडस्ट्री या हमारे काम से रिलेटेड कुछ जार फाइल ऐसी होती है जो कि हमारे प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होती है, तो हमारे हमारे डेवलपर को इसी रिपोजिटरी को एक्सेस करना पड़ता है। इसलिए जब हम लोग मेवन मेवन लर्न करते हैं तो उसके अंदर सेंट्रल रिपोजिटरी होती है, लोकल रिपोजिटरी होती है। तो लोकल रिपोजिटरी मतलब हमारी कंपनी की रिपोजिटरी जहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट रिलेटेड डिपेंडेंसीज है। तो जो तो नेक्सस या जेफ्रॉक का यूज करते हैं, तो हमारा जेनकिन क्या करता है, कम्युनिकेट करता है और जो भी लेटेस्ट आर्टिफैक्ट बना है उसको भी क्या करता है, एंटर करता है। पास्ट का तो करेगा ही करेगा, लेटेस्ट भी करेगा, ये डिपेंड करता है हमारे जो भी हम लोग रिलीज मैनेजमेंट से जो भी हम लोग रिलीज में जो भी हमारा काम चल रहा है क्वार्टरली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे, डिपेंड करता है प्लानिंग पे। तो जेनकिन कम्युनिकेट करेगा तुम्हारा रिपोजिटरी से। अब सिमिलरली इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो आगे अब डायरेक्ट तुम उसको सर्वर पर डाल दो तो ऐसा भी होता है, बट हम लोग थोड़ा हाई लेवल में बात कर रहे हैं अभी कि अब हमारा एप्लीकेशन के टाइप पे भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है वो डिपेंड करता है। तो अब हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि हम डायरेक्ट सर्वर पे ही डाल रहे हैं, हम लोग एज ए किसी क्लस्टर एनवायरनमेंट पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जितना मैक्सिमम हो सके, जितनी अभी तक कॉम्प्लेक्स पॉसिबिलिटी होती है प्रोजेक्ट में। तो तुम डेवऑप्स का कोई प्रोजेक्ट करते हो, लर्न करते हो तो सिंपल प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो। तुमको सिंपल सिंपल यहाँ पे क्या करना है, जेनकिन से जॉब बनाना है, या कॉम्प्लेक्स जॉब भी क्रिएट कर सकते हो। तो हम लोग थोड़ा कॉम्प्लेक्स जॉब क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा जो जेनकिन है वो इतने सारे इसके अंदर पूल करेगा, मेवन से बिल्ड बनाएगा, सोनार के उससे रिपोर्ट जनरेट करेगा, कोड कोड क्वालिटी क्या है या कोड कवरेज क्या है, जो भी इसके अंदर टूल है, फिर हमारे जो भी बिल्ड बना है उसको नेक्सस या जेफ्रॉग में डालेगा, लोकल रिपोजिटरी में डालेगा।
अब उसके आगे हम एक और मशीन क्रिएट करेंगे जो कि होगी बेस्ड ऑन अवर एंसिबल। तो वो अब एंसिबल भी एक डेवऑप्स टूल है। अब एंसिबल का जो काम है वो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है, जैसे कि जो जेनकिन है वो ऐसा CI/CD है। इसका काम है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिलीवरी। जो भी नया सोर्स कोड आता है उसको उठाना है, लेना है और वापस उसको आगे उसको डिलीवर करना है, आगे उसको एनवायरनमेंट पर डालना है। तो जेनकिन के पास में काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा जो एनसिबल है वो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है। अब ये क्या करता है कि पर्टिकुलरली हम लोग किसी भी एनवायरनमेंट में कुछ मशीनें क्रिएट कर रहे हैं, तो उन पर्टिकुलरली मशीन में कुछ सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है बेसिकली जो चाहिए, जैसे कि जावा सॉफ्टवेयर सभी में इंस्टॉल होना चाहिए, एटलीस्ट मेवन सभी में इंस्टॉल होना चाहिए। तो जितना भी इंस्टॉलेशन का जो काम है हम लोग मैन्युअली जा जाके मशीन पे करेंगे, पर्टिकुलरली डेवऑप्स इंजीनियर जाके करेगा। तो क्या होता है कि एंसिबल एक ऐसा टूल है जिसके हेल्प से हम लोग उस एनवायरनमेंट में जितनी भी मशीनें क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हम लोग एक ही बार में सभी पे सिमिलर सॉफ्टवेयर हम लोग इंस्टॉल करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंसिबल। एक तरीके का कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है। तो हमारे पास में एनवायरनमेंट में जितनी मशीनें हैं, उस पर्टिकुलरली मशीन में यदि हमें कुछ लेटेस्ट सॉफ्टवेयर यहाँ पर इंस्टॉल करना है या अपडेट करना है, तो विद द हेल्प ऑफ एंसिबल हम लोग क्या कर सकते हैं, करवा सकते हैं। एंसिबल भी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। वो एंसिबल के अंदर होते हैं ऐसे प्लेबुक और इन्वेंट्री, ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजी सुनने में आएगी जिसके हेल्प से हम लोग एक ऐसा काम करते हैं। तो ये भी एक तरीके का टूल है। तो अभी हम लोग इंटीग्रेट करके हाई लेवल पे देख रहे हैं, बट ये भी अपने आप में टूल है जो कि क्या करता है, कॉन्फ़िगरेशन करता है मशीनों के अंदर एज ए जो भी सॉफ्टवेयर है। तो जेनकिंग से भी तुम इंटीग्रेट कर सकते हो एंसिबल को। यदि हमें कोई सॉफ्टवेयर है किसी में, हमको क्या करना है, पहले उसको कॉन्फ़िगरेशन करवाना है एनवायरनमेंट में, तो ये भी ये कर सकता है, एंसिबल हैंडल कर सकता है ये। तो इसको देखेंगे फ्यूचर में डिटेल में। अब आज की तारीख में जो प्रोजेक्ट होते हैं, तो प्रोजेक्ट पहले क्या होते थे कि डायरेक्ट सर्वर पर डिप्लॉय होते थे, बट अब क्या हो गया है आज की तारीख में, कंटेनराइजेशन आ गया है। प्रोजेक्ट का एक कंटेनर क्रिएट होता है, उसका इमेज क्रिएट होता है, तो उसको क्रिएट होता है विद द हेल्प ऑफ डॉकर। तो पर्टिकुलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, डॉकर का हमको हमारे एप्लीकेशन, जो भी हमारा एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन का जो भी हमारा बिल्ड क्रिएट हुआ है, वो उस पर्टिकुलरली बिल्ड को लेके और जो भी हमारे पास में एनवायरनमेंट स्पेसिफिक जो भी डिपेंडेंसी होती है, उसको लेके हम लोग क्या करते हैं, ऐसे डॉकर का इमेज क्रिएट करते हैं, जेनकिन से कर सकते हैं। और उसको क्या करना है हमको, जैसे गिट की रिपोजिटरी में हमने क्या डाला, सोर्स कोड को डाला, यहाँ पर हमने क्या क्या डाला है, पर्टिकुलरली बिल्ड को डाला है। वैसे क्या करते हैं, डॉकर हब की भी एक रिपोजिटरी है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इमेजेस को डालते हैं। अब ये सब यूज अभी होता है जब हमारे एप्लीकेशन बेसिकली माइक्रो सर्विसेज बेस्ड हो, जब हमको इसके एडवांटेजेस पता चलते हैं। क्योंकि माइक्रो सर्विसेज में काफ़ी सारी एप्लीकेशन है एक ही साथ में डिप्लॉय इंटीग्रेटेड होते हैं ये, तो धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होगी। बट अभी के लिए हमको ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है कि हम लोग क्या फ्यूचर में लर्न करने वाले हैं, उसका हाई लेवल ही है। तो ये हमारा डॉकर अप में हमारी इमेजेस है। तो उस पर्टिकुलरली इस इमेज को चलाने के लिए, इस पर्टिकुलरली एप्लीकेशन, इस पर्टिकुलरली बिल्ड को चलाने के लिए, यदि हम लोग कोई एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं अलग से, या उससे रिलेटेड हम लोग एप्लीकेशन, जो उस पर्टिकुलरली एप्लीकेशन को चलाने के लिए जो भी नेसेसरी सॉफ्टवेयर है, तो हम यदि उसको क्रिएट करना चाहते हैं
अलग अलग कंटेनर पे, अलग अलग वर्चुअल मशीन पे, तो पर्टिकुलरली उसके लिए हमको क्या करना पड़ती है, इमेज क्रिएट करना पड़ती है। तो ये थोड़ा सा समझने के लिए इसके लिए डॉकर का अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है कि डॉकर क्या है, डॉकर क्यों आया है अभी मार्केट में। तो बेसिकली आज के एप्लीकेशन होते हैं वो माइक्रो सर्विसेज बेस्ड होते हैं। तो एक सर्विसेज एक पर्टिकुलरली एप्लीकेशन से, तो वो मॉड्यूल एक ही एप्लीकेशन होते हुए वो अलग अलग प्रोजेक्ट में होते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन होता है, सभी का अलग अलग जार होता है। तो हम सभी के लिए अलग अलग एनवायरनमेंट, अलग अलग मशीन तो परचेस नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम लोग कंटेनर टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, कंटेनराइजेशन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल को अलग अलग डिप्लॉय करने के लिए। तो एक ही मशीन पे काफ़ी कंटेनर क्रिएट हो सकते हैं। हमको कभी हमारा जो पर्टिकुलरली एप्लीकेशन जो है माइक्रो सर्विसेज बेस्ड है, तो ये हमारा मोनोलिथिक बेस्ड एप्लीकेशन है जहाँ पर सारा के सारा एप्लीकेशन एक ही जगह पर है, सारे के सारे मॉड्यूल एक ही एप्लीकेशन के अंदर आ रहे हैं। बट माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में क्या होता है कि ये सारे के सारे जो लेयर्स है, ये सारे के सारे मॉड्यूल है वो अलग अलग एप्लीकेशन में होते हैं। तो इस तरीके के एप्लीकेशन के हम लोग यदि मॉड्यूल को डिप्लॉयमेंट करते बैठेंगे, तो एक मॉड्यूल के लिए एक सर्वर लग रहा है तो 3 मॉड्यूल के लिए 3 अलग अलग सर्वर लगेंगे। तो एक एक हमारे पास में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो किसी भी एक एनवायरनमेंट के अंदर ही हमारे पास में काफ़ी सारी हमको मशीनें लग जाएगी यदि हम लोग माइक्रो सर्विसेज बेस्ड आर्किटेक्चर को यदि फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर यदि हमको 4 मशीन लग रही है सपोज करो, तो यहाँ पर हमको पर्टिकुलर 10 to 12 मशीनें लग जाएगी। तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट हम लोग बियर नहीं कर सकते हैं जस्ट फॉर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट या यूएटी एनवायरनमेंट। तो माइक्रो सर्विसेज बेस्ड प्रोजेक्ट के लिए ही बेसिकली हमारे पास में हमको लोग कंटेनराइजेशन टेक्निक का यूज़ करना पड़ता है, जिसके लिए हमको नॉलेज होना चाहिए डॉकर और कुबरनेट। तो डॉकर की हेल्प से हम लोग इमेज क्रिएट करते हैं और उस पर्टिकुलरली इमेज के अंदर हमारा जो बिल्ड है वो होता है, और पर्टिकुलर जो उसके जो भी बिल्ड है और जो भी उस बिल्ड को चलाने के लिए जो भी एनवायरनमेंट है, जो भी सर्वर है या जो भी सॉफ्टवेयर है, वो लोग हम लोग उस पर्टिकुलरली इमेज में क्रिएट कर देते हैं और उसको हम लोग ऐसे कंटेनराइजेशन करके हम लोग पर्टिकुलरली उसके लिए वो एप्लीकेशन को हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो अब ये चीज़ें डॉकर में आएगी, मैं डॉकर में एक्सप्लेन करूँगा ये सब क्या होता है, ये भी हाई लेवल प्लानिंग के हिसाब से ये। तो डॉकर में हम लोग हमारा जो भी इमेज क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ जेनकिंस, तो वो हम लोग क्या करेंगे ऐसे डॉकर हब में उसको वो पर्टिकुलर इमेज को अवेलेबल करवा देंगे, और उस पर्टिकुलरली इमेज को हमको क्या करना पड़ता है, एक्सेस करना पड़ता है कुबरनेट क्लस्टर एनवायरनमेंट में। तो कुबरनेट के अंदर ही यहाँ पर हाई लेवल पे क्या होता है, मशीनें होती है। अब ये भी देखो अलग अलग मशीनें हैं। कुबरनेट एक तरह का क्लस्टर एनवायरनमेंट है। क्लस्टर में क्लस्टर होता है सेट्स ऑफ मशीन। तो इसके लिए थोड़ा कुबरनेट का अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा पहले, तो हम सब देखेंगे ये कि ये सब चीज़ें है क्या। बट ये ओवरऑल एक हाई लेवल ब्रीफ में मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ये, जो कि हम लोग फ्यूचर में करने वाले हैं। तो क्लस्टर के अंदर होते हैं मास्टर और वर्कर। तो वर्कर 1, वर्कर 2, तो डॉकर हब से ये क्या करेगा, हमारा क्लस्टर क्या करेगा, ये इमेज उठाएगा और उसको वो क्या करेगा, यहाँ पर वो पर्टिकुलरली इस क्लस्टर के अंदर ये डिप्लॉय करेगा। तो कुबरनेट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सर्विसेज है, डिप्लॉयमेंट है,
और ये मास्टर वर्कर होते क्या हैं, उसके अंदर कुबरनेट के अंदर हमारा प्रोजेक्ट कैसे डिप्लॉय होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, डॉकर से रिलेटेड, नेट से रिलेटेड है, कुबरनेट क्लस्टर है। ये हमारा अब गोल है जो कि हमको ऐसे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के साथ में अचीव करना है कि आज के सिनेरियो में जो हाई लेवल जितना मैक्सिमम हो सके, क्या क्या हो सकता है ये। तो एज ए डेवऑप्स इंजीनियर काफ़ी सारे टूल्स का नॉलेज होना चाहिए, साथ में ये एंसिबल, डॉकर हब, कुबरनेटिस अपने आप में एक तरीके के टॉपिक है, सब्जेक्ट है। उसके बाद में हम लोग इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं बेस्ड ऑन हेल्प विद द हेल्प ऑफ जेनकिन। हम इन चीज़ों को क्या करते हैं, ऑटोमेट करते हैं। फिर यही फ्लो होता है कि डेवलपर ने अपना डेवलपमेंट ने गिटहब पे अपना कोड, सोर्स कोड डाला और उसके बाद में जेनकिन ने उसको पूल किया मेवन से, पर्टिकुलरली उसका बिल्ड बनाया। बिल्ड करने के बाद में उसका रिपोर्ट जनरेट किया सोर्स कोड का, पर्टिकुलरली उसके बिल्ड को नेक्सस पर डाला। एंसिबल की यदि कोई रिक्वायरमेंट है किसी न किसी मशीनों को हमको क्या कॉन्फ़िगरेशन देने के लिए, जैसे मास्टर वर्कर ये सब मशीनें हैं, जेनकिन की मशीन है, कुबरनेट्स रिलेटेड मशीन है, और भी मशीनें होती है, डिपेंड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो एंसिबल में सब कॉन्फ़िगरेबल रहेगी। एंसिबल में बताना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर किस मशीन पे हमको क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है ये। तो इस पर्टिकुलरली एप्लीकेशन का हम लोग क्या करते हैं कि इमेज क्रिएट कर सकते हैं। यदि वो एप्लीकेशन माइक्रो सर्विसेज बेस्ड एप्लीकेशन है तो हर एक सर्विसेज की अलग अलग इमेज क्रिएट होगी, और मोनोलिथिक है तो सारा का सारा काम एक ही साथ में हो सकता है, एक ही इमेज में भी सारे मॉड्यूल आ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट डॉकर और कुबरनेट जब भी बेसिकली रोल में आते हैं जब हमारा एप्लीकेशन माइक्रो वेब सर्विसेज टाइप का हो। माइक्रो सर्विसेज में ही है ही इसीलिए वो कि काफ़ी सारे जो मॉड्यूल है, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट का उनका वो एक ही साथ में वो पर्टिकुलरली डिप्लॉय हो सके, और बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट उनका स्केलेबिलिटी हो, ऑटोमेटिकली उसके इंस्टांस क्रिएट हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली वो डाउन हो जाएंगे। ये डिपेंड करता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आएगी सुनने में। अभी जस्ट ये हाई लेवल इंट्रोडक्शन है ये। और इस कुबरनेट क्लस्टर पे हम लोग क्या करते हैं, हमारे एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं। तो हम चाहे तो हमारे एप्लीकेशन को डायरेक्ट टॉमकैट सर्वर पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर लेने की जरूरत नहीं है। बट वो एज ए सिंपल प्रोजेक्ट हो गया। हम चाहे तो हमारे प्रोजेक्ट को सीधे डॉकर के कंटेनर पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं, इतने इसमें भी इतना करने की जरूरत नहीं है। वो भी ऐसे सिंपल प्रोजेक्ट हो गया। और हम चाहे तो हमारे प्रोजेक्ट को कुबरनेट क्लस्टर पे हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये एज ए आज के टाइम में रियल टाइम में कुबरनेट का काफ़ी यूज़ है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट क्रिएट करना या टेस्ट करना ही नहीं है, रियल टाइम में क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग सर्विसेज होती है। अब फॉर एग्जांपल के लिए यदि तुम, मैं एक हाई लेवल यूज केस बताता हूँ मैं कि जैसे कि एक ये अमेजन या फ्लिपकार्ट बेस्ड एप्लीकेशन है, तो उसके अंदर काफ़ी सारे मॉड्यूल हैं। एक तुम देखोगे कि शॉपिंग कर रहे हो तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है, आइटम्स की कैटेगरी है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, ग्रॉसरी है, या कपड़ों से रिलेटेड उसकी अलग अलग कैटेगरी है। तो बहुत सारे मार्केट प्लेस में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो सारी चीज़ें अपने आप में एक प्रोजेक्ट है बैकएंड में। अब क्या होता है कि अभी नॉर्मल डे में हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि जितने भी उस पर्टिकुलरली एप्लीकेशन के सर्वर पे हिट आ रहे होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं एज कम्पेयर जब कोई फेस्टिवल का टाइम होता है। तो फेस्टिवल के टाइम में क्या होता है कि हमको अचानक से हमारे सर्वर पे काफ़ी सारे हिट आते हैं। तो सर्वर पे क्या होता है, लोड बैलेंसिंग होती है, किसी भी सर्वर की कैपेसिटी होती है, उतनी रिक्वेस्ट एक बार में ही वो ले सकता है वो। तो उस केस में हमको क्या करना पड़ता है कि सर्वर को क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। तो वो लोड बैलेंसर का काम है, वो क्या करता है, नोटिस करता है कि किस पे कितना हिट आ रहे हैं, कितने सेशन क्रिएट हुए हैं, फिर वो सर्वर पर वो क्या करते हैं, स्केल करते हैं। सर्वर को स्केल करने का जो काम है वो लोड बैलेंसर का है। तो अब यदि यही चीज़ें यदि हम लोग एज ए कुबरनेट क्लस्टर में देखें
तो वो बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली स्केलिंग परफॉर्म कर देगा, और ऑटोमेटिकली जब यदि रिक्वेस्ट नहीं आ रही तो डाउन कर देगा, वो कंटेनर क्रिएट हो जाएंगे और कंटेनर शट डाउन हो जाएंगे। तो पर्टिकुलरली स्केलेबिलिटी के लिए ये कुबरनेट क्लस्टर काफ़ी काम का है। स्केलेबल हम लोग विदाउट कुबरनेट क्लस्टर भी कर सकते हैं, मशीन के लेवल पे भी कर सकते हैं। AWS में लोड बैलेंसर होते हैं, बट हमको मशीन के लेवल पे करने में काफ़ी सारी मशीनें परचेस करना पड़ती है। तो मशीनें परचेस करना, और मशीन के केस में जब हम लोग लोड बैलेंसिंग लगाते हैं, जब मशीन पे सर्वर स्टार्ट होता है, वो काफ़ी टाइम लेता है। उसके अंदर किसी न किसी मशीन के अंदर पर्टिकुलरली कोई सॉफ्टवेयर है वो स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद में हमारा उसमें डिप्लॉयमेंट हो रहा है या कोई सर्वर स्टार्ट हो रहा है। इसी कंपेरिजन में कंटेनर बहुत जल्दी से स्टार्ट और स्टॉप होता है। ये चीज़ें अंडरस्टैंड होती है जब हम लोग ऐसे कुबरनेट लर्न करते हैं। तो आज की जो रियल टाइम सिनेरियो है, तो उसके अंदर हमको स्केलेबिलिटी की काफ़ी ज़रूरत होती है, और ये फास्ट स्केलेबल होना चाहिए ये, विदाउट एनी डाउन टाइम। तो ये धीरे धीरे करके ये चीज़ें समझ में आएगी। ये ओवरऑल हाई लेवल ये ब्रीफ में मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि मेरा जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट क्रिएट करते समय ऐसे डेवलपर तो हम लोग कैसे सोचते हैं, कैसे हम लोग प्रोजेक्ट में लेयरिंग करते हैं, मॉड्यूल बनाते हैं, और उस पर्टिकुलरली मॉड्यूल को या पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट को हम लोग इस स्ट्रक्चर पे डिप्लॉय कर सकते हैं। अब ये जो प्रोजेक्ट है गिटहब में आने वाला, वो मोनोलिथिक है या वो माइक्रो वेब सर्विसेज बेस्ड है। वो यदि वो माइक्रो सर्विसेज बेस्ड प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए काफ़ी सारी जेनकिन के अंदर चेंजेस करना पड़ेगा। पर्टिकुलरली अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग उसका बिल्ड करके उसको हमको डॉकर हब में पहुंचा के कुबरनेट क्लस्टर पे उसको इंटीग्रेट करना है। तो उसके लिए काफ़ी चीज़ें, पोर्ट डोमेन चीज़ें चेंज होती है काफ़ी। तो यदि वो मोनोलिथिक टाइप का है, तो वो एक ही जगह पे सारा सोर्स कोड अवेलेबल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमको बैकग्राउंड में पहले ये देखना है कि गिटहब पे सोर्स कोड अवेलेबल है, हम किसको कैसे ऑटोमेट करके कैसे अवेलेबल करवाएं। आइदर तुम डायरेक्ट उसको टॉमकेट पे अवेलेबल करवाओ, लर्निंग कर रहे हो तो। उसको हम लोग आइदर किसी डायरेक्ट सर्वर पे अवेलेबल करवाएं, या हम लोग पूरा रियल टाइम यूज केस फॉलो करें, तो रिपोजिटरी पे हम लोग पहले उसको डालें, या ansible की हेल्प से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन भी कर रहे हैं यदि मैनुअली नहीं करना हो तो। विदाउट ansible भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइपलाइन ऐसी या ये पूरा की पूरा फ्लो करवा सकते हैं। तो ये डेवऑप्स में सेट ऑफ टूल है, तुम कैसा भी कॉम्बिनेशन कर सकते हो, तुम्हारे पे डिपेंड करता है, ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम कैसा भी कर सकते हैं। बट मैंने एज अ हाई लेवल जितना मैक्स टू मैक्स हो सके मैंने वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। ये हम हमारे कोड को उठा के डाल रहे हैं कुबरनेट क्लस्टर पे, तो सारे के सारे पहले तो टूल लर्न करना पड़ेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन देखना पड़ेगा। फिर जो भी कुबरनेट का जो भी क्लस्टर होता है, तो तभी भी कोई प्रोजेक्ट चल रहा होता है, तो प्रोजेक्ट चलने के बाद में वो मेंटेनेंस फेज में रहता है, या उसके ऊपर कोई सपोर्ट टीम रहती है जो अपने क्या करती है, काम को क्या करती है, मॉनिटरिंग कर रही होती है उसका। तो इसके बाद में जो भी कुबरनेट से या टॉमकेट से कहीं से भी कुछ लॉग जनरेट होते हैं एप्लीकेशन स्पेसिफिक, तो उस लॉग को एनालिसिस करने के लिए हमारे पास में होता है जो टूल है, वो है ELK। और कुबरनेट से रिलेटेड जो भी हमको मॉनिटर करना है, वो हम लोग ऐसे गफाना टूल या प्रोमोथ से कर सकते हैं। बट जो एप्लीकेशन स्पेसिफिक हमको कोई मॉनिटर करना है, वो हम लोग ELK की हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। इसके अंदर ये लॉग स्टेज कीबाना, इलास्टिक सर्च, तो ELK की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलरली एप्लीकेशन के जो लॉग है उसको हम लोग एक टूल में मॉनिटर कर सकते हैं। तो जब भी कोई एप्लीकेशन हमारा किसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिप्लॉय है, तो उसके बाद में ये टूल के हेल्प से हम लोग ऐसे मॉनिटरिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये तो ऐसा हाई लेवल आर्किटेक्चर हो गया ये, किसी भी प्रोजेक्ट का, सिंपल प्रोजेक्ट हो या माइक्रो सर्विसेज प्रोजेक्ट हो।
तो जितना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होता जाएगा उतना ज़्यादा यहाँ पर मशीनें बढ़ती चली जाएगी और उनके बीच में कम्युनिकेशन बढ़ता चले जाएगा मशीनों के बीच में। तो ऐसे डेवऑप्स इंजीनियर टूल्स का नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए, साथ में एडब्ल्यूएस का नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए, साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए। फिर इंटीग्रेशन है और टूल यूज़ करना है, डिपेंड करता है प्रोजेक्ट पे, इंडस्ट्री पे। ये एकदम हाई लेवल है ये कि हम लोग मैक्स टू मैक्स सारा टूल का यूज़ कर ही रहे हैं, बट और भी चीज़ें वेरी कर सकती है बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन प्लानिंग। अभी जेनकिन के हो सकता है एक सर्वर होते हैं या जेनकिन के मल्टीपल सर्वर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए, मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं, सिर्फ जेनकिन के लिए ही अलग अलग मशीनें हो सकती है। फिर एनसिबल के लिए भी अलग अलग मशीनें हो सकती है, मास्टर मशीन और उसकी अलग अलग जो स्लेव मशीन है वो अलग अलग हो सकती है, क्योंकि ये भी अपने आप में एक मशीन है और इसी के लेट से हमारे पास में बहुत सारे प्रोजेक्ट और हम लोग एक ही जेनकिन सर्वर से सारे के सारे बिल्ड क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि वो मशीन की भी एक रैम है, उस मशीन का भी एक स्टोरेज है। सारे प्रोजेक्ट बिल्ड करने में, उसको प्रोसेस करवाने में हो सकता है उस पर लोड आ जाए एक ही जेनकिन सर्वर पे। तो इसके ऊपर जेनकिन जब हम डीप में देखते हैं तो जेनकिन के अंदर भी मास्टर स्लेव अलग अलग जेनकिन क्रिएट होते हैं, उसके अंदर भी ऐसे वर्कर नोड या मास्टर नोड होते हैं। फिर ऐसे एंसिबल में भी हो सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंड करता है प्रोजेक्ट पे और उस इंडस्ट्री के अंदर क्या प्लानिंग है या प्रोजेक्ट का स्केल क्या है। तो तो एट द एंड मेरा बोलने का पर्सपेक्टिव है कि काम करना एक अलग थिंकिंग है, लर्न करना अलग थिंकिंग है। तो लर्न करने में कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, और ताकि हम लोग क्या कर सकते हैं कि एनवायरनमेंट सेटअप कर सकें, या पर्टिकुलरली हमारा जब हम लोग डेवलपर रोल पे तो हम लोग ऐसे डेवलपमेंट काम कर सके। ये ओवरऑल हाई लेवल मैंने ये एक्सप्लेन किया है, ये डेवलपर पर्सपेक्टिव से भी, डेवॉप्स पर्सपेक्टिव से भी। अब हमें यदि लर्न करने की बात आई तो हमको डेवॉप्स पर्सपेक्टिव से फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, बैक एंड टेक्नोलॉजी, डेटाबेस लर्न करना है, और डेवॉप्स के पर्सपेक्टिव से हमको ये जो टूल है लाइक गिटहब है, जेनकिन है, एंसिबल है, कुबरनेट है और डॉकर है, टीएलके, गफाना, ये सब टूल जो होते हैं वो लर्न करना पड़ते हैं। तो ऐसे पहले तो लर्न करना है और उस लर्न किए को यूज़ करना है एज ए प्रोजेक्ट में। तो काफ़ी बड़ी स्टोरी है दोनों चीज़ें करने के लिए। तुमको एज ए डेवलपर यदि रोल है तो मैं एज ए डेवलपर भी सोचना है या एज ए डेवलपर भी सोचना है। तो मैं मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली बात कर रहा हूँ मैं, तो मैं दोनों साइड सोच के बता रहा हूँ। बट अभी तुम यदि फ्रेशियर हो तो तुम्हारा यदि कैरियर अभी बेसिकली ज़्यादा डेवलपमेंट साइड में देख रहे हो, तो तुमको एज ए डेवलपर पर्सपेक्टिव से चीज़ें सोचना है, डेवलपमेंट ज़्यादा करना है। और यदि तुम तुम्हारा कैरियर यदि डेवलप इंजीनियर देख रहे हो तो तुमको एज ए डेवलप स्ट्रेटेजी के हिसाब से अलग तरीके से सोचना है। बट यदि तुम डेवलपर हो या डेवऑप्स इंजीनियर हो, कुछ भी हो, आज की तारीख में इंडस्ट्री को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना एकदम मैंडेटरी हो गया है। वह इधर वो क्यूए क्यों ना हो, या वो डेवलपर क्यों ना हो, या डेवऑप्स इंजीनियर क्यों ना हो, तो प्रोग्रामिंग नॉलेज होने से, अब वो प्रोग्रामिंग जावा की भी हो सकती है, पाइथन की भी हो सकती है, जावास्क्रिप्ट की भी हो सकती है, किसी भी लैंग्वेज की हो सकती है। तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, हमारे लॉजिक राइट करते हैं। तो जावा बेस्ड यदि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो जावा का स्केल काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सारे फ्रेमवर्क है, काफ़ी सारे डेवलपमेंट होते हैं और काफ़ी कन्वीनियंट होती है जावा लर्न कर रहे हो। पाइथन लर्न कर रहे हो तो पाइथन बेसिकली एज ए वेब एप्लीकेशन के लिए इतने यूज़फुल नहीं है, या इतने ऐसे प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं हो रहे हैं जितने कि वो मशीन लर्निंग या डेटा साइंस के लिए यूज़ हो रही है। तो वो पाइथन यदि लर्न करते हो तो वो उस डायरेक्शन के लिए काफ़ी सही है मेरे अकॉर्डिंगली। और पाइथन लर्न करते हो तो क्या होता है कि एज ए डेवऑप्स इंजीनियर हम क्या होते हैं कि पर्टिकुलरली जितना भी हमने ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है, इसको हम लोग ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये मैंने अभी जितना काम का उतना डाला है, ये वेरी करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री।
तो इंफ्रास्ट्रक्चर का भी ऑटोमेशन होता है, जैसे कि इस पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट का डिप्लॉयमेंट का तुमने ऑटोमेशन किया कि ये डेवलपर ने अपना यहाँ पर प्रोजेक्ट कोड अपना डाला, उसके बाद में जेनकिंग ने अपना जॉब यहाँ से एग्जीक्यूट किया, जो भी हमारे पास में पर्टिकुलरली जो भी आर्टिफैक्ट बना है वो नेक्सस में गया, उसके बाद में कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल का यूज़ होगा, या फिर सीधे वो उसका डॉकर इमेज बनेगा, कुबरनेट क्लस्टर उठाएगा यदि उसको कोई नया इमेज मिलता है तो, और वो डिप्लॉयमेंट करेगा कुबरनेट क्लस्टर पे उसके पर्टिकुलरली वर्कआउट नोड पे। तो ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक से ऑटोमेशन हो गया ये। बट आज की तारीख में इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड भी ऑटोमेशन होते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड ऑटोमेशन होने का मतलब है कि मैंने क्या करा है कि ये पूरा की पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है कि मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर में लेट से एक एनवायरनमेंट मेरे पास में 15 मशीन है, जिसमें कि एक मशीन जो है वो जेनकिन की है, एक एंसिबल की है, 3 कुबरनेट की है, एक सपोज कर लो कि नेक्सस की है, एक मशीन हमारी ELK के लिए है, एक मशीन हमारा पर्टिकुलरली बोल सकते हैं कि इस जेनकिंग या एंसिबल के यदि कुछ वर्कर नोड है या उसके स्लेव है तो उसके लिए भी मशीनें हो सकती है। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर में हम कंसिडर कर रहे हैं कि 15 मशीन है, तो अब वही इंफ्रास्ट्रक्चर का मुझे कॉपी चाहिए फिर से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसी कॉपी को उठाना पड़ेगा किसी न किसी क्लाउड एनवायरनमेंट से, AWS का हम ले रहे हैं, और सारी की सारी मशीनें फिर से क्रिएट करना स्टार्ट करो। तो क्या होता है कि जब हम लोग एज ए क्लाउड पे मशीनें क्रिएट करते हैं, क्लाउड पे अब हम लोग मशीन परचेस करते हैं, तो हमको उस मशीन के भी काफ़ी सारे कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ते हैं। उसके लिए हमको उसके लिए जो नेटवर्क है वो नेटवर्क क्रिएट करना पड़ता है। तो नेटवर्क की अलग से सर्विसेज है, VPC, AWS की टर्मिनोलॉजी में बात करें तो। फिर उसके अंदर सबनेटिंग होती है, उसके अंदर सिक्योरिटी ग्रुप लगते हैं। तो एक मशीन क्रिएट करने के लिए काफ़ी सारे कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसी हमको काफ़ी सारी मशीनें क्रिएट करना है, और अलग अलग मशीन क्रिएट करने के लिए सभी के अंदर सारी सारी चीज़ें कॉन्फ़िगरेशन करो, फिर उन मशीनों का आपस में कम्युनिकेशन भी करना है। तो यहाँ पर क्या होते हैं कि यदि जेनकिंग की जो मशीन है वो एंसिबल से की मशीन से यदि कम्युनिकेट कर रही है या वो डॉकर से कम्युनिकेट कर रही है, तो यहाँ पर क्या मशीनों का आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है। तो जैसा कि हम लोग रिमोटली किसी मशीन से कम्युनिकेशन करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं उसके लिए, क्या करते हैं उसका रिमोट एक्सेस लेते हैं। तो रिमोट उस पर्टिकुलरली रिमोट एक्सेस लेने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं SSH। SSH करते हैं उसका रिमोट एक्सेस लेने के लिए। तो जो भी हमारे पास में टूल है, पुट्टी या WinSCP, ऐसे टूल का हम लोग यूज़ करते हैं और हम लोग रिमोट एक्सेस लेते हैं। रिमोट में यदि हमारा कोई सर्वर है तो इंडस्ट्री में इसी तरीके से काम करते हैं। बट एक मशीन दूसरे मशीन का जब एक्सेस लेती है, तो अब हम किसी मशीन का एक्सेस लेते हैं तो हमको पासवर्ड डालने पड़ते हैं उस मशीन के, और वो मशीन हमको हमारे लिए एक्सेसिबल है कि नहीं है, ये भी डिपेंड करता है। तो वो पर्टिकुलरली जब भी कोई डेवलप इंजीनियर कोई मशीन क्रिएट करता है, तो वो एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है उस मशीन की कि इस पर्टिकुलरली मशीन की एक्सेसिबिलिटी इस यूज़र को है कि नहीं है। यदि कोई डेवलपर उस मशीन को एक्सेस करना चाहता है रिमोटली, तो उसको उसका एक्सेसिबिलिटी है कि नहीं है। तो उस केस में यूज़र मैनेजमेंट होता है OS के लेवल पे, ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पे। लाइनक्स से यूज़र मैनेजमेंट में आती है ये चीज़ है ये, कि हमको क्या करना है, एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करवाना है, यूज़र को एक्सेसिबिलिटी है कि नहीं है, ये उसका यूज़र क्रिएट करना, उसको एक्सेसिबिलिटी देना। फिर सिमिलरली मशीनें आपस में भी कम्युनिकेट करती है, तो आपस में एक्सेसिबल है कि नहीं है ये। फिर जब हम मशीन को एक्सेस करेंगे तो मशीनें क्या होती है कि वो हम एज यूज़र आईडी पासवर्ड के बेसिस पे करते हैं, लेकिन जब मशीनें आपस में कम्युनिकेट करती है तो पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन होता है वो। तो ये आपस में जब कम्युनिकेट करेगी, तो जब ये पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन है ये, तो ये चीज़ें भी है इसमें। ये तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है जब हम लोग एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम लोग कॉपी मारते हैं या वैसा की वैसा फिर से कोई एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं,
फॉर एग्जाम्पल के लिए यूएटी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट काइंड ऑफ सिमिलर होता है। अब हम लोग डेवॉप्स इंजीनियर यदि उसका एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा तो उसको यही मशीनों के कॉन्फ़िगरेशन या मशीनों के जो भी वो परचेस कर रहा है मशीन उससे रिलेटेड जो भी सिक्योरिटीज़ है या जो भी उसका नेटवर्क है वो बहुत ध्यान से यूज़ करना पड़ेगा। कॉपी पेस्ट करना इंफ्रास्ट्रक्चर का तो काफ़ी सारे इशू होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते टाइम भी। तो इस केस में एक चीज़ और आती है जो कि आज के टाइम में चलती है जिसको हम लोग बोलते हैं टेराफॉर्म। अब ये टेराफॉर्म की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि ना पूरा की पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही क्रिएट कर देते हैं। हमको पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉपी कर सकते हैं हम लोग, सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा टेराफॉर्म की हेल्प से। पर्टिकुलरली क्लाउड एक्सेस हो जाएगा, उस पर वीपीसी क्रिएट हो जाएगा, मशीनें क्रिएट हो जाएगी, इंस्टेंस क्रिएट हो जाएंगे और हमारे लिए क्या हो जाएगा कि ऐसा ही है पर्टिकुलरली एक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा। तो वो हमको उससे रिलेटेड इशू नहीं आएंगे। टेराफॉर्म में अपने आप में एक तरीके का टूल है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे डेवऑप्स इंजीनियर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और डेवऑप्स इंजीनियर का जो काम है वो रेगुलर बेसिस ही होता है क्योंकि काफ़ी कम्युनिकेशन है टीम से, क्लाइंट से, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना और उस पर काम करना और रेगुलर डिप्लॉयमेंट होने पे काफ़ी इशू आते हैं और काफ़ी डिलीवरी कंटिन्यूसली होती है, सर्वर स्टार्ट करने पड़ते हैं या सर्वर पे काफ़ी सारे लॉग जनरेट हो रहे हैं तो काफ़ी इशू होते हैं, सर्वर पे एक्सेसिबिलिटी इशू होते हैं, सर्टिफिकेशन रिलेटेड इशू होते हैं। तो ये प्रोफाइल पे काम करोगे तो काफ़ी सारे चैलेंजेस है एंड डेवलपमेंट लेवल पे जो चैलेंजेस होते हैं वो कोड बेसिस चैलेंज होते हैं कि हमने हमने हमारे काम को डिलीवर कर दिया क्यूए को तो वो लॉजिकली फंक्शनैलिटी नहीं चल रही है या फिर वो इंटीग्रेशन होने के बाद नहीं चल रही है या वो इस सर्वर पे होने के बाद नहीं चल रही है या डेटाबेस से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है या ज़्यादा डेटा आ रहा है या सर्वर पे ज़्यादा सेशन क्रिएट हो रहे हैं या मेमोरी लीक हो रही है। इस टाइप के चैलेंजेस होते हैं यदि हम लोग सोर्स कोड प्रॉपर राइट नहीं करते हैं तो डेवलपमेंट स्किल अलग है, डेवऑप स्किल अलग है। और डेवऑप्स में मैंने जैसे बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर का एक ऑटोमेशन हमने किया तो वो टेराफॉर्म से हो गया। सिमिलरली ये सारे के सारे CI/CD प्रोसेस का ऑटोमेशन करने के लिए जेनकिन की स्क्रिप्ट हम लोग राइट कर सकते हैं। तो सेम स्क्रिप्ट जो है वो अलग अलग एनवायरनमेंट में एग्जीक्यूट हो सकती है बस हमको उस स्क्रिप्ट के अंदर उस मशीन के जो कॉन्फ़िगरेशन है ये ये हमारे पास में ये गिट से ये वाला कोड उठाना है तो उसकी जगह पे किसी और रिलीज का कोड उठाना है तो जो भी हम स्क्रिप्ट में राइट करके उसको भी ऑटोमेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। और शेल स्क्रिप्टिंग की हेल्प से भी हम काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। तो वो एक लाइनेज ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड लैंग्वेज है, शेल स्क्रिप्टिंग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, उसकी हेल्प से भी हम लोग काफ़ी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, लॉग रीड कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, फाइल क्रिएट कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ये। तो ये ओवरऑल अभी मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन की है और भी करूँगा मैं आगे ये प्लेलिस्ट कंटिन्यू करते समय ये। तो बेसिकली जब मैं एज ए फुल स्टैक डेवलपमेंट की बात करूँगा मैं तो मैं इन टेक्नोलॉजी या फ्रेमवर्क के बारे में एक्सप्लेन करूँगा, मोनोलिथिक माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के बारे में एक्सप्लेन करूँगा, रियल टाइम कुछ यूज़ केस उसके बारे में बताऊँगा मैं और साथ में डेवऑप्स इंजीनियर के लिए मैं जो भी डेवऑप्स से रिलेटेड टूल्स है इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा। बट ये एक्सप्लेन करने के पहले मुझे ये बताना पड़ेगा कि इंडस्ट्री में कैसे काम होता है और कैसे से डेवलप्स हम लोग काम करते हैं। जस्ट हम लोग कुछ टूल लर्न कर लेते हैं और इंटरव्यू देने चले जाते हैं तो काफ़ी चीज़ें जो होती है वो ऐसे हमारे बिजनेस प्रोसेस रिलेटेड होती है कि हम लोग हमारे काम को कैसे करते हैं। तो बिजनेस प्रोसेस में डेवलपर हो या डेवऑप्स इंजीनियर हो दोनों के लिए बिजनेस प्रोसेस कॉमन है। दोनों को अपने अपना काम करना है तो कहीं ना कहीं पर अपने काम को बताना पड़ेगा कि क्या काम कर रहे हो। तो वो अपना जो काम है वो ट्रैक हो रहा है किसी ना किसी सॉफ्टवेयर से, किसी ना किसी बिजनेस प्रोसेस से।
जीरा बोलते हैं। जीरा पे उस पर्टिकुलर काम से रिलेटेड हमारे पास में टिकट बनते हैं, काम को स्टोरी पॉइंट असाइन होते हैं, तो बिजनेस प्रोसेस मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और उसके बाद में ये टूल भी मैं एक्सप्लेन करूँगा साथ में। तो ये ओवरऑल एज ए रियल टाइम एनवायरनमेंट के हिसाब से हमारा सब्जेक्ट है। हम लोग एज ए किसी सब्जेक्ट को या किसी टूल को लर्न नहीं कर रहे हैं, हम वो लर्न कर रहे हैं जो कि रियल टाइम में होता है, और जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं उतना कम्युनिकेट करूँगा मैं। और उसके अलावा यदि कुछ और लगता है तो आप भी मुझे मतलब बता सकते हैं, यदि किसी तरीके की और भी और कुछ और भी चाहते हैं तो या कुछ रिकमेंडेशन दे सकते हैं, तो मैं वो भी इम्प्रूव करूँगा मैं। बट अभी के लिए इतना ही है, अब आगे का हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। होपफुली ये आपके लिए काम में होगा। ओके, थैंक यू।